चलो, आई गेस वी आर एब्सोल्युटली एकदम टकाटक लाइव है अपन, है ना? जस्ट कंफर्म मी गाइस। यस, चलो मेरे ख्याल से आपको मैं एकदम ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? हाँ, अभी मजा आएगा ना बीड़ू। यस, चलो। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे बीबी सर कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप जब भी देख रहे हो भाई उस हिसाब से ले लेना अपने लिए, ठीक है? चलो शुरू करें हम लोग। हाँ, आप लाइव जल्दी आ जाओ वरना हम आपके घर पे आ जाएंगे। अरे मैं लाइव आ गया हूँ भाई, कितने घर पे आओगे मेरे? हाँ, चलो। आकाश का सूनापन, वाह वाह सर, ये पहले कर लो। एनीवे चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। सुनना मेरी बात, अपन आज क्या रिवाइज करने आए? इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज दिस क्यूडी क्यूडी इंडेस इंडेस 16 पीपी। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस रिवीजन को करने के लिए मैं अपने बोर्ड नोट्स का इस्तेमाल करूंगा। अगर आपने मेरे से क्लास ले रखी है, वेरी गुड, ये लिखा हुआ होगा आपके पास। नहीं ले रखी है, कोई चिंता की बात नहीं है। जिनसे भी ले रखी है, ये बोर्ड नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। लगता है आपको ज़रूरत है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यहाँ से ना डाउनलोड कर लेना, ठीक है? एफआर को लेकर जो भी काम की चीज़ें होगी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, तो प्लीज़ ज्वाइन करके रख लेना, वरना बाद में बोलना मत सर मिस हो गया, आपने डाला हमको मिला ही नहीं। ठीक है, जैसे अमेंडमेंट्स हो गया, आरटीपीस हो गया, कुछ भी अगर बाई चांस आता है तो मैं अपने टेलीग्राम पे डालता हूँ, ठीक है? और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। उसके अलावा और कुछ बात है नहीं। फटाफट से अपन रिवीजन करेंगे, फिर आप भी घर पे जाओगे, मैं भी घर पे जाऊंगा, वैसे अपन दोनों घर पे ही बैठे हैं, ठीक है? बट एवरीथिंग इज प्रॉपर गाइस। एक बार आप मुझे बताओगे, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, चैट बॉक्स में बोल दो। पक्का सब कुछ प्रॉपर है? यस, चलो। तो मेरे ख्याल से वी आर गुड टू प्रोसीड। ओके, चलो। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ 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 अपना क्यूडी क्यूडी इंडिया 16 इन 3 2 1 एंड गो। अच्छा, हो सके जब मैं रिवाइज कराऊं तो चैट बॉक्स में टाइप करते हुए चलना, ताकि आपका भी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक और चीज चालू करने के पहले, एफआर के रिवीजन की प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, ठीक है? मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ एक प्लेलिस्ट का सेक्शन है, तो सीए फाइनल एफआर रिवीजन आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप वो प्लेलिस्ट बिंदास रेफर करो, उसमें जो भी रिवीजन मैं लेता रहूंगा वो उसी में अपडेट करता हुआ चलूंगा, ठीक है? सो वो प्लेलिस्ट आप अपने पास सेव करके रख लेना। चलो आ जाओ फटाफट से, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहले इंडेक्स 16 की हम बात करते हैं। इंडेक्स 16 नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन का। इसमें दो डेफिनेशन पढ़ना है। पहला डेफिनेशन है पीपीई का। पीपीई का मतलब क्या होता है? इट इज अ टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 पीरियड। मतलब ऐसा आइटम जिसका लाइफ 1 साल से ज्यादा है और जिसको आप बिजनेस में यूज करने वाले हो, उसको अपन बोलते हैं प्यारा प्यारा पीपीई, ठीक है? सेकंड डेफिनेशन अपने प्यारे प्यारे बेरर प्लांट का। अब ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरर प्लांट? मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं रिवाइज करवा रहा हुआ तो अपन थोड़ा क्विक रखेंगे, लेकिन मैं डिटेल में रिवाइज कराऊंगा ताकि आपने बहुत पहले पढ़ा होगा तो भी आपको रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? और मैं कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी रिवाइज कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो हम थे डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट के अंदर, ठीक है? बेरर प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले उसको समझने के लिए हमको मालूम पड़ना चाहिए देयर इज समथिंग नोन एज बायोलॉजिकल एसेट, जो हम इंडेक्स 41 के अंदर पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है? अब बायोलॉजिकल एसेट के दो बाइफर्केशन होते हैं, एक होता है लिविंग प्लांट्स, एक होता है एनिमल्स, ठीक है? लिविंग प्लांट्स के दो बाइफर्केशन है, एक होता है बेरर, एक होता है नॉन बेरर। तो होता क्या है, अगर किसी भी प्लांट का लाइफ इज मोर देन 1 ईयर तो उसको हम नॉर्मली बेरर प्लांट बोलते हैं। तो ये जो बेरर प्लांट है इसको हम इंडेक्स 16 में कवर करते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी भी प्लांट का लाइफ मोर देन 1 ईयर है तो मैं बोलूं उस प्लांट से आपको जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो 1 साल से ज्यादा मिलने वाले हैं। सो फार्मर के लिए दिस प्लांट इज लाइक अ मशीन ओनली। जैसे फैक्ट्री में, किसी कंपनी के फैक्ट्री में मशीन है तो उससे उसको आउटपुट मिलेगा एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर। वैसे फार्मर के लिए ये बेरर प्लांट है, इसको आउटपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर। तो इसके लिए बेरर प्लांट इज मोर लाइक अ मशीन ओनली, तो इसलिए इसको अपन इंडेक्स 16 में कवर करेंगे। बाकी नॉन बेरर हो या एनिमल्स हो, वो सबके लिए अपन इंडेक्स 41 में बात करेंगे। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। तो इसका डेफिनेशन है, रट्टा मत मारना, समझा दिया मैंने आपको, समझ के ले लेना, आगे बढ़ जाना। डेफिनेशन इज डन। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, रिकग्निशन क्राइटेरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकग्निशन क्राइटेरिया? रिकग्निशन मतलब हम इस पीपीई को बैलेंस शीट में कब रिकॉर्ड करेंगे? तो दो कंडीशन मीट होना चाहिए। पहला है एफईबीज, एफईबीज मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और दूसरा है इसका कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। सर वाई कॉस्ट कैन मेजर रिलायबली? बिकॉज जब आप पीपी को रिकॉर्ड करोगे तो किसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो इनिशियली हम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए बोलता है कॉस्ट शुड बी मेजरेबल रिलायबली। तो ये दोनों मीट करेगा तो आप पीपी को रिकॉर्ड कर पाओगे, ठीक है? अब आता है कुछ गाइडेंस। किसी किसी आइटम्स को लेकर एम्बिग्विटी ना हो इसलिए आपको गाइडेंस दे रखी है, ठीक है? एमसीक्यू में काम आ सकता है, फटाफट समझ के ले लेना। सबसे पहले अगर आपके पास कोई स्पेयर पार्ट है या स्टैंड बाय इक्विपमेंट है या सर्विसिंग इक्विपमेंट है तो इसको हम पीपी बोलेंगे क्या, है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईपैड पे पढ़ा रहा हूं, अब मेरा आईपैड खराब हो सकता है ना, तो मैंने एक स्पेयर आईपैड रख के रखा है, क्या मैं इसको
सॉरी, उसको स्टैंड बाय इक्विपमेंट बोलते हैं। स्पेयर पार्ट मतलब जैसे मेरी एक मशीन है, उसके छोटे मोटे पार्ट्स अपन स्पेयर में रखते हैं। जैसे मेरा माइक है, तो माइक के जो वायर्स वगैरह है वो मैंने स्पेयर में रख के रख रखे, बराबर। तो इन सब आइटम्स को क्या मैं पीपी बोलूंगा? तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा दोगलापंथी जवाब देता है, बोलता है चेक करना डेफिनेशन मीट करता है क्या। अगर डेफिनेशन मीट करेगा तो पीपी, वरना इन्वेंट्री। तो एग्जाम में कुछ नहीं बोला गया रहे तो अगर कुछ नहीं बोला है तो आप भी दोगलापंथी जवाब देकर आओगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स, अगर आपके पास बहुत सारे छोटे मोटे आइटम्स है लाइक स्क्रूज, मोल्ड्स, टूल्स, डाइस वगैरह, तो इसको क्या मैं एग्रीगेट करके एक सिंगल पीपी बोल दूं क्या? तो बोलता है एग्रीगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इफ द एग्रीगेशन इज अप्रोप्रिएट। ओके, देन अगर आपके पास कोई भी सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट है, मान लो मेरे यहाँ स्टूडियो में आग लग सकती है, क्यों? तुम्हारा भाई हॉट है ना, देखो है, अच्छा जोक था। तो यहाँ रखा है अपन ने फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो इस फायर एक्सटिंग्विशर को क्या मैं पीपी बोल दूं? या फिर कभी कभी होता है ना, बहुत बड़ी फैक्ट्री में बहुत धूल मिट्टी होती है, वो पोल्यूशन वगैरह होता है, तो लोग चिमनीज इंस्टॉल करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इक्विपमेंट। तो उसको क्या वो पीपी बोल सकते हैं क्या? बोलता है बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज दे इनडायरेक्टली असिस्ट अदर असेट्स टू अचीव द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इसको आप पीपी बिंदास बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आएगा मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट? मेजरमेंट मतलब इस जो असेट है, इसको बैलेंस शीट में आप कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? तो मेजरमेंट दो दिन पे आपको करना होता है। एक होता है इनिशियल मेजरमेंट, मतलब आप डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, और एक होता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, मतलब ईयर के एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। फटाफट से मुझे बताओ, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होना चाहिए? वेरी गुड आंसर, इनिशियल मेजरमेंट शुड ऑलवेज हैपन एट कॉस्ट, ऑलवेज 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 कॉस्ट पे। ठीक है, तो इनिशियल मतलब डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। अब इस ससुरी का नाती कॉस्ट होती क्या है? तो उसके लिए देखना पड़ेगा असेट को आपने एक्वायर कैसे किया है। अगर आपने असेट को किया है परचेज, ठीक है, खरीदा है आपने असेट को, तो फिर कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। जो भी आपने परचेज प्राइस प्ले किया है वो आएगा। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो वो लेस कर देना। उसके अलावा अगर कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है तो वो भी आएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस? मान लो जैसे मैंने आईफोन खरीद लिया, ठीक है, आईफोन पे अपन ने जीएसटी भरा। अब अगर जीएसटी का सपोज आपको आईटीसी मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब बेसिकली बेनिफिट मिल जाएगा आपको इस जीएसटी का, तो फिर आपके कॉस्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं रिफंडेबल टैक्सेस। जो टैक्स आपने भरा आपको बेनिफिट के फॉर्म में, इनपुट के फॉर्म में उसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। बट अगर इसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा टैक्स का, तो फिर आपके लिए असेट की कॉस्ट पूरी 59,000 कहलाई जाएगी, बराबर। तो इसलिए बोलते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आप कंसिडर करोगे। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। फिर बोलता है ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, मतलब असेट को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे आपने इंकर किए उसको आप क्या कर देना? असेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। एग्जांपल सर, इंप्लॉय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन। इसमें इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। कभी कभी क्या होता है, असेट प्रॉपर है कि नहीं उसको चेक करने के लिए अपन टेस्टिंग कंडक्ट करते हैं, तो जो टेस्टिंग का खर्चे है वो आप कैपिटलाइज करोगे। अब टेस्टिंग के पॉइंट में थोड़ी डिटेलिंग में जाऊंगा मैं। अब होता कैसे सुनना, मान लो आपने टेस्टिंग का खर्चा किया 10,000 रुपए का, ठीक है। अब टेस्टिंग करते करते समय आपने कुछ इनकम भी जनरेट कर ली। मैंने आपको क्लास में एग्जांपल भी दिया था इसका कि टेस्टिंग करते समय आपने कोई इनकम जनरेट करी टेस्टिंग से ही। तो मान लो आपने 2,000 रुपए की इनकम जनरेट कर ली, ठीक है। तो अब जो खर्चा है नेट है आपका 8,000, ये नेट 8,000 ही आप पीपी के कॉस्ट में कैपिटलाइज करोगे। दिस नेट 8,000 ओनली विल बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ पीपी। अच्छा, किसी ने बोला भी है, मेट्रो का एग्जांपल लिया था, क्या बात है, याददाश्त इसको बोलते हैं। एनीवे छोड़ो, ये समझा सबको। तो जब टेस्टिंग का खर्चा कैपिटलाइज करोगे तो नेट ऑफ इनकम कैपिटलाइज करना, ठीक है। टेस्टिंग के समय अगर कुछ इनकम हो जाए तो आप उसको नेट करके कैपिटलाइज करेंगे। अब इसमें एक और क्लैरिफिकेशन दिया गया था, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ये था, मान लो आपका खर्चा हुआ 10,000 का, ये खर्चा करने पे आपने इनकम जनरेट कर ली 15,000 रुपए की। आपने इनकम कितने की जनरेट कर ली? 15,000 रुपए की। अब ये जो एक्सेस इनकम हो गई 5,000 की, क्या इसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर करूं या फिर पीपी से ही एडजस्ट करूं? तो स्टैंडर्ड बोलता है इसको आप पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, बराबर। तो इसको भी आप पीपी से ही एडजस्ट करोगे। लेकिन यहां जब आपकी इनकम ज्यादा है खर्चे से, तो पीपी से एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? पीपी से एडजस्ट करने का मतलब है आप उसको पीपी के वैल्यू से लेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जब अपन टेस्टिंग का खर्चा करते हैं तो खर्चे को अपन पीपी के कॉस्ट में ऐड करते हैं ना। तो अगर आपकी इनकम ज्यादा है खर्चे से, तो उस इनकम को आप पीपी से लेस करोगे। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं सर, ठीक है, डन। तो ये टेस्टिंग के बारे में था, ठीक है। अब आता है क्या क्या चीज आपको इंक्लूड नहीं करनी है, मतलब कौन से आइटम्स अगर आपको दिख गए एग्जाम में तो इनको आप पीपी के कॉस्ट में ऐड मत करना। सबसे पहला इनॉग्रेशन चार्जेस। मान लो आपने राहुल गांधी जी को बुला के रिबन काटो, उनको जो भी आपने पेमेंट किया वो सब नहीं आएगा। एडवर्टाइजमेंट, प्रोमोशनल कॉस्ट, ट्रेनिंग का खर्चा, एडमिन वाला खर्चा, जनरल ओवरहेड्स, इनिशियल लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन, ये सब आप कभी भी
पीपी के कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी क्या होता है, मान लो आप किसी लैंड पे बिल्डिंग बनाने वाले हो, काम चालू नहीं हुआ है, तो आपने उस लैंड को एक कार पार्किंग साइट की तरह यूज कर रखा है। अब कार पार्किंग साइट की तरह यूज कर रहे हो तो कुछ इनकम भी जनरेट होगी आपको, वो इनकम को असेट की कॉस्ट से एडजस्ट मत कर देना येड़े की तरह, बराबर। ये इनकम अलग है और वो टेस्टिंग वाली इनकम अलग थी। तो ये जो कार पार्किंग वाली इनकम है ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, तुम समझ रहे हो मेरी बात, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई भी कैश डिस्काउंट मिला है तो कैश डिस्काउंट को आप अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना, कॉस्ट से मत एडजस्ट करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो 10,000 की आपकी कॉस्ट थी, अगर आपको 500 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट, तो फिर आप कॉस्ट 9,500 ही मानते। लेकिन अगर आपको 500 रुपए का कैश डिस्काउंट मिला है तो आपकी कॉस्ट 10,000 रुपए होगी और इस कैश डिस्काउंट को आप अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बुक करना। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी सी बात है बट जस्ट रिमेंबर दिस। ओके, सो ये था अगर आपने एसेट को परचेज किया है तो। लेकिन अब परचेज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग। अगर कोई भी डीकमिशनिंग का खर्चा इंकर करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकमिशनिंग? एसेट खरीदा आज है, लेकिन एसेट को आपने किधर इंस्टॉल कर दिया और उसकी लाइफ के एंड पे जिधर भी आपने उसको इंस्टॉल किया, जिधर भी आपने उसको गाड़ा है, वो आपको लैंड लेवल करके देनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं डीकमिशनिंग, डिसमेंटलिंग, साइट रिस्टोरेशन। मतलब आज एसेट को यूज करने के लिए कुछ सालों के बाद कुछ खर्चा इंकर करना मैंडेटरी है, बराबर। तो ऐसे खर्चे को भी अपन कॉस्ट में ऐड करेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, लेकिन कौन से वैल्यू पे ऐड करेंगे? कौन से वैल्यू पे ऐड करेंगे? परफेक्ट आंसर, अपन प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करेंगे। विकास वेरी गुड, प्रियंका वेरी गुड, माधवी वेरी गुड, बराबर। अपन हर्षवर्धन वेरी गुड, हम प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करेंगे इसको, ठीक है। और क्योंकि आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर किया है तो इस चीज को एवरी ईयर के एंड पे आपको अनवाइंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अपन समझने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं जब रिवाइज कराऊंगा मैं अच्छे से आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपने 1 साल 2 साल पहले भी पढ़ा होगा तो चीजें आपको रिकॉल होगी बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लेना, ठीक है। इधर आ जाओ, मान लो डीकमिशनिंग की बात करते हैं। मान लो एक मशीन थी, ठीक है, अपन ने इसको किधर लैंड पे इंस्टॉल कर दिया तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये लैंड आपको ठीक करके देनी पड़ेगी 5 साल बाद, ठीक है। तो मान लो खरीदा मैंने एसेट है 10 लाख में, डीकमिशनिंग का खर्चा मुझे 5 साल के बाद इंकर करना है 5 लाख रुपीस का। तो जब मैं इसको कॉस्ट में ऐड करूंगा तो मैं प्रेजेंट वैल्यू पे ऐड करूंगा, ठीक है। अब ये 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकल करके आती है तो उसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का है और 5 ऐसे आपको डिस्काउंट करना है, तो आएगी इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,10461, ठीक है। तो ये 10 लाख जो आपने पे किया वो प्लस दिस प्रेजेंट वैल्यू, ये दोनों मिला के एसेट की कॉस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी देखना। अब देखो इस टोटल में से आपने सिर्फ 10 लाख पे किया है, ये तो आप बाद में पे करने वाले हो ना, तो एंट्री ऐसी होगी, पीपी अकाउंट डेबिट पूरा कॉस्ट, जितना पे किया उतना टू कैश बैंक, बाकी जो आपने पे नहीं किया उसका प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। और ध्यान रखना इसको आपने प्रेजेंट वैल्यू पे बुक कर रखा है 3,10,000 के आसपास वाली वैल्यू पे, ठीक है। तो ये आपने डे 1 पे एंट्री मार दी, आपकी एसेट की कॉस्ट निकल गई। अब इसमें एक और चीज करनी होती है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये तो आपने प्रेजेंट वैल्यू पे बुक करके रखा है, रियल में 5 साल के बाद तो 5 लाख इंकर करोगे ना। देखो आपने बुक तो 3,10,000 पे कर रखा है, इंकर तो 5 लाख ही करना है ना यार। तो इस प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे अपने को धीरे धीरे जाना पड़ेगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं अनवाइंडिंग करना, कि आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू से 5 साल बाद की वैल्यू पे जाओगे, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग करना, ठीक है। अब अनवाइंडिंग कैसे करेंगे? सिंपल सा टेबल बनेगा, जो भी आपके डीकमिशनिंग का प्रोविजन है वो आप ओपनिंग में लिखोगे, इंटरेस्ट अक्रू करोगे, क्लोजिंग मिलेगा। इस इंटरेस्ट की आपको हर साल एंट्री मारनी है। इस इंटरेस्ट को अपन अनवाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट की एंट्री क्या रहेगी? इंटरेस्ट टू प्रोविजन, इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह है तो आप बोलोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, और आपका प्रोविजन बढ़ता हुआ चलेगा तो आप बोलोगे टू प्रोविजन, ठीक है। तो देखो हर साल मैं ये एंट्री मारूंगा और ऐसे करते करते मेरा प्रोविजन जो फर्स्ट डे पे 3,10,000 पे था, ऐसे अनवाइंडिंग करते करते वो 5 लाख तक पहुंच जाएगा और फिर आप उस 5 लाख को पे ऑफ कर देना, तो आप बोलोगे प्रोविजन टू कैश बैंक। ये है डीकमिशनिंग की पूरी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई होप आपको सबको समझा ये वाला पार्ट। रिकॉल होता है क्या? फटाफट से मुझे बोलते हुए चलो, यस और नो, पक्की बात। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस सर। देखो अगर तुम झूठ बोलोगे तो कुछ हो जाएगा पिंकी को, क्योंकि आपने उसकी प्रॉमिस खाई है ना। हाँ सर, ये कर लो सर पहले आप। एनीवेज, तो समझा डीकमिशनिंग, आगे बढ़ते हैं सर। फिर हम बात करेंगे अबाउट डेफर्ड कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर्ड कंसिडरेशन? डेफर्ड का मतलब होता है आपने खरीदा कोई सामान आज बट पेमेंट करोगे कुछ सालों के बाद। जब कुछ सालों के बाद पेमेंट करोगे इसको बोलते हैं कंसिडरेशन को डेफर करना, पेमेंट कुछ साल के बाद करना, डेफर करना, डेफर्ड कंसिडरेशन। तो जब पेमेंट कुछ सालों के बाद करोगे तो वो जो एक्स्ट्रा पे करो ना इंटरेस्ट के नाम का, वो जो इंटरेस्ट के नाम का सिंदूर भरा है आपने मांग में, उस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ही बोलना, असल की कॉस्ट में ऐड मत करना। एग्जांपल है क्रोमा का एग्जांपल। मान लो अगर मैं लैपटॉप आज खरीदता तो 2 लाख पे करता,
अब मैं पेमेंट करूंगा 1 साल के बाद, तो उसने बोला 2,20,000 पे करना पड़ेगा। तो जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो आपके इंटरेस्ट के नाम से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। आप असेट को आज 2 लाख पे ही रिकॉर्ड करोगे, 20,000 आप ओवर द पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, ध्यान रखना। ये था डेफर्ड कंसिडरेशन के बारे में। अब ये कब करना है? जब आपने असेट परचेज किया है। ठीक है, तो परचेज में देखो क्या बोला था, रिफर नोट नंबर 1 एंड 2। तो नोट नंबर 1 भी रिफर किया, नोट नंबर 2 भी रिफर कर लिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है, अगर आपने असेट क्या किया, सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया। क्या किया आपने? असेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट, खुद बनाया आपने असेट। ठीक है, तो फिर उस केस में असेट की कॉस्ट में क्या क्या जोड़ेंगे? तो जो आपने परचेज वाले में सीखा ना, सब चीज वही है, एग्जैक्टली सेम है, बस एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है बोरिंग कॉस्ट एज पर इंडेक्स 23। अब देखो, अपन अगर रिवीजन स्टेज में, तो मैं मानता हूं कि आपने सारे इंडेक्स एक बार शायद पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बट पढ़ा है तो वेरी गुड। हम बोरिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। बोरिंग कॉस्ट में क्या बोलता है, अगर कोई एसेट आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है तो शायद वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, और उसके तहत उस पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो आप वो कैपिटलाइज कर सकते हो। तो नॉर्मली इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता है, बट अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज होएगा। तो ऐसे केस में सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की कॉस्ट क्या होगी? सेम लाइक परचेज, बस बोरिंग कॉस्ट आ सकता है। अगर आपने इंडेक्स 23 पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा है तो जब रिवाइज करोगे याद आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे फिर आता है, इफ द असेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज। बार्टर किया, एक हाथ दे एक हाथ ले, क्या असेट, तो आपने ऐसे एक्सचेंज किया, तो उस केस में एक असेट बाहर जा रहा है, तो जो असेट बाहर जा रहा है वो तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा, वो तो कैरिंग अमाउंट पे बाहर जाएगा। बट जो असेट आ रहा है, इनकमिंग असेट है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए 3 प्रेफरेंस है। कितने प्रेफरेंस है? 3 प्रेफरेंस है। जल्दी से बताओ कौन से 3 प्रेफरेंस है। इधर आ जाओ, देखो पहला, वापस से बता दूं, देखो एक होता है जो असेट आता है, एक होता है जो जाता है। जो जाएगा उसको चन्ना मेरे यहाँ गा के, है ना, उसको बाहर कर देना कैरिंग अमाउंट के अंदर। लेकिन जो आ रहा है उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? 3 प्रेफरेंस। पहला प्रेफरेंस, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, है ना। सेकंड, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड, अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो तीसरा, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। वापस से, जो असेट आ रहा है उसको रिकॉर्ड किस पे करेंगे? अगर गिवन अप का फेयर वैल्यू है वो प्लस द कैश पेड, अगर नहीं है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस पे जाना, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। अगर ये भी नहीं है तो फिर थर्ड प्रेफरेंस चेक करना, दैट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। क्लियर है वाला पार्ट? अच्छा, अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने काफी एग्जांपल्स भी ले रखे, आप आराम से देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनीवेज अब आता है एक और कंसेप्ट, एक्सचेंज में ही एक स्पेशल केस है। कभी कभी एक्सचेंज करते हैं वेदर ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस? मतलब आपने सेम नेचर के एसेट एक्सचेंज कर लिए, जिसका नेचर भी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक भी सेम है। एग्जांपल, मैंने आपको फरारी दी और आपकी फरारी ले ली, सिर्फ कलर अलग था, है ना, ऐसा, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्ट्स एनी प्रॉफिट बुकिंग। इसका मतलब क्या है कि जिस वैल्यू पे जो असेट बाहर जा रहा है उसी वैल्यू पे इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करना। मतलब यहां इनकमिंग असेट को रिकॉर्ड करने का एक ही प्रेफरेंस है, वो है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी। क्यों? क्योंकि यहां प्रॉफिट बुकिंग रेस्ट्रिक्ट करनी है। जैसे ऊपर वाले केसेस में अगर आप देखोगे जहां 3 प्रेफरेंस थे, वहां एक्सचेंज पे प्रॉफिट आ सकता है, बट वेदर ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, यहां प्रॉफिट बुकिंग नहीं होनी चाहिए। तो जो वैल्यू पे असेट बाहर जा रहा है उसी वैल्यू पे इनकमिंग को रिकॉर्ड कर लेना, इसलिए यहां एक ही प्रेफरेंस है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गिवन अप। किशोर, जानवी, अक्षता, वेरी विकास, वेरी गुड आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं सर। चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये था अगर आपने असेट एक्सचेंज में एक्वायर किया है तो। चौथा, अगर आपने असेट एक्वायर किया बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो उस केस में हम बात करेंगे इसके बारे में इंडेक्स 20 के अंदर, यहां जिक्र करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे 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 आएगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट? सब्सिक्वेंट मतलब एवरी ईयर एंड पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। देखो, पहले दिन का प्यार तो बात हो गई, अब एवरी ईयर एंड पे एनिवर्सरी कैसे विश करेंगे? हाँ, तो एवरी ईयर एंड पे असेट को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? तो 2 प्रेफरेंस है, या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हो या फिर आप री वैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हो, चॉइस कंपनी की है। अब ये फॉलो करेंगे तो अकाउंटिंग कैसे होगी जरा देख लो एक बार। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सबसे पहले कॉस्ट मॉडल की बात कर लेते हैं। कॉस्ट में हम मान लो डे 1 पे आपने एसेट खरीदा 10 लाख रुपए का, लाइफ 10 साल है, फिर आपने 1 साल से डिप्रिशिएट किया, तो ईयर के एंड पे देखिएगा 9 लाख पे। ये कॉस्ट मॉडल है, मतलब जो जिस वैल्यू पे खरीदा उसमें से आप लेस करोगे डिप्रिसिएशन, जो वैल्यू मिली आप असेट को इस पे रखोगे, कॉस्ट मॉडल। सिंपल है। आगे बढ़ जाएंगे री वैल्यूएशन मॉडल की तरफ, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री वैल्यूएशन मॉडल? सपोज आपने खरीदा पीपी 10 लाख का, अब डे 1 पे तो कॉस्ट पे रखना होता है, ठीक है सर। अब आपने 1 साल से क्या डिप्रिशिएट, मिली कैरिंग अमाउंट ईयर के एंड पे। अब आपने बोला ईयर एंड पे आई वांट टू फॉलो रीवैल्यूएशन मॉडल, तो इस साल के एंड पे इसी एसेट की फेयर वैल्यू क्या है वो निकालेंगे। तो मान लो फेयर वैल्यू इज 12 लाख, ठीक है, तो कैरिंग अमाउंट है 9 लाख, फेयर वैल्यू है 12 लाख, तो आपको गेन हो गया 3 लाख का।
तो हम तो फेयर वैल्यू पे रखेंगे ना यार, बिकॉज वी आर फॉलोइंग रीवैल्यूएशन मॉडल। तो 3 लाख का गेन हम बुक करेंगे। तो एंट्री क्या मारेंगे, गेन होने से पीपी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम बोलेंगे पीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन गेन। ये गेन कहां जाएगा उसके बारे में चर्चा धीरे धीरे करूंगा, डोंट वरी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये ध्यान रखना। तो रीवैल्यूएशन मॉडल में हम असेट को रखते हैं फेयर वैल्यू पे। जैसे ही आपने रखा फेयर वैल्यू पे, असेट की वैल्यू बढ़ जाती है ना। अब आने वाले सालों में प्रोस्पेक्टिवली इन फ्यूचर जो डेप्रीसिएशन निकलेगा वो इस रिवाइज्ड वाले वैल्यू पे निकलेगा। तो मान लो आपने रीवैल्यू किया अपवर्ड, अभी असेट की वैल्यू हो गई 12 लाख, लाइफ कितनी बची है 9 साल। 9 साल क्यों, 10 में से 1 साल तो कर देना डिप्रिशिएट, तो लाइफ बची है 9 साल। अब आप इस पीपीई को 12 लाख को डिप्रिशिएट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ 9 इयर्स बराबर, तो आप रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर चार्ज करोगे डिप्रिसिएशन। ध्यान रखना, इज दिस क्लियर? प्रोस्पेक्टिवली पुराना वाला कुछ मत चेंज करना, ठीक है, जो आने वाला है वो चेंज करेंगे। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अपने मॉडल के बारे में हो गया, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल। अब अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है तो आपको टोटल 5 पॉइंट ध्यान में रखने। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? कि ये जो फेयर वैल्यू ढूंढने वाले काम है, असेट को रखते हैं फेयर वैल्यू पे, ये फेयर वैल्यू कितने बार ढूंढेंगे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। तो अगर असेट के वैल्यू में चेंजेस सिग्निफिकेंटली होते, बार बार होते हैं, तो साल में एक बार ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर चेंजेस ज्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं होते, इनसिग्निफिकेंट चेंजेस है, तो आप 3 से 5 साल में एक बार ढूंढोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। जिस दिन आप असेट को रिवैल्यू करते हो, जो पुराना वाला पड़ा है डेप्रिसिएशन, आपको पता है ना, जब से असेट खरीदा है तब से लेकर आज तक के डेप्रिसिएशन को बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसका क्या करना है बराबर, तो उसको समझने के लिए अपन बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे। मेरे बोलने के पहले आपने पहले ही कह दिया 2 मेथड है, 2 मेथड, 2 मेथड है, सही जवाब। चलो देखो, तुम इतने जवाब दोगे ना तो फिर मैं यार मेरा क्या काम यार, ऐसा मत करो यार, मेरे को भी अपना पेट पालना है ना गाइस। बड़ा हो रहा है पेट। इधर आओ, ध्यान दो। ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मान लो अपने पास था असेट 10 लाख रुपए का, 100 लाख रुपए का, ठीक है, लाइफ 5 ईयर्स थी। मान लो ना 2 साल असेट को यूज किया, तो 2 साल क्या रहेगा डेप्रिशिएट, ठीक है, तो हो गया 40 लाख का डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैरिंग अमाउंट कितना बचा, 60 लाख। तो देखो ये जो 100 लाख है इसको बोलते हैं ग्रॉस ब्लॉक। ये जो डे 1 से लेकर आज तक का डेप्रिसिएशन है उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एक होता है आज का कैरिंग अमाउंट, उसको बोलते हैं नेट ब्लॉक, ठीक है। अब मान लो फेयर वैल्यू होगी 75 लाख, तो गेन आएगा 15 लाख का। अब द प्रॉब्लम इज, आपने फेयर वैल्यू तो कर लिया, बट ये पुराने वाले डेप का क्या करना है, तो इसको ट्रीट करने का 2 मेथड है, ठीक है। पहला मेथड है इस पुराने वाले को जिंदगी से निकाल दो, है ना, उसको बोल दो तू एलिमिनेट हो जा। क्या कर देना उसको, एलिमिनेट। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, इस पुराने वाले डेप को एलिमिनेट करेंगे अगेंस्ट द ग्रॉस ब्लॉक। इस पुराने वाले डेप को एलिमिनेट करेंगे अगेंस्ट द ग्रॉस ब्लॉक। तो एंट्री क्या मारेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस ब्लॉक अकाउंट बराबर 40-40। तो इससे हुआ क्या, आपका ग्रॉस ब्लॉक 100 से कट के 60 हो जाएगा, और ये भी नहीं रहेगा अभी। तो ग्रॉस ब्लॉक भी 60, नेट ब्लॉक भी 60, सिंपल। और उसके बाद आप बस वो जो गेन आया था 15 लाख का, उसकी एंट्री मार लेना। तो उसकी एंट्री क्या मारोगे, पीपी टू रिवैल्यूएशन गेन। ये पहला है, सिंपल सा बढ़िया सा, मजा आ गया सर। इसको बोलते हैं मेथड नंबर 1, एलिमिनेट कर देना। मेथड नंबर 2, एलिमिनेट नहीं करना है, मतलब पुराने वाले डेप को भी रखना है। तो इसके लिए हमको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा बराबर। पहला स्टेप, फाइंड द परसेंटेज गेन। ये जो 15 लाख का गेन आ रहा है इसको परसेंटेज टर्म में निकालो। कैसे निकालोगे, गेन का अमाउंट डिवाइड बाय द कैरिंग अमाउंट इनटू 100। तो 15 डिवाइड बाय 60 इनटू 100 आपको मिलेगा 25% का गेन। अब ये जो गेन आया इसको 2 अमाउंट पे अप्लाई करना है, एक ग्रॉस ब्लॉक के ऊपर और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर बराबर। तो इस 25% को मैं ग्रॉस ब्लॉक पे भी अप्लाई करूंगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अप्लाई किया तो मुझे अमाउंट आया 25 और 10 का। बस दोनों को इस वैल्यू से बढ़ा देना। ग्रॉस ब्लॉक भी 25 से बढ़ जाएगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 10 रुपीज से बढ़ जाएगा। जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली आपके गेन के अमाउंट जितना ही आएगा। जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली आपके रीवैल्यूएशन गेन के अमाउंट जितना ही आएगा बराबर। तो ये सेकंड मेथड है। वापस से रिवीजन के अंदर रिवीजन, सेकंड मेथड में 3 स्टेप। पहला है फाइंड द परसेंटेज गेन, दूसरा है उस गेन को 2 अमाउंट पे अप्लाई करो, ग्रॉस ब्लॉक के ऊपर और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर, और जो भी अमाउंट आता है उतना अमाउंट से दोनों को इंक्रीज कर दो, बैलेंसिंग फिगर गेन का अमाउंट ही आएगा, ठीक है। अब आपके अंदर सवाल आएगा सर सेकंड मेथड में ऐसा क्यों किया, बीट रिवीजन लॉजिक देने का थोड़ा ट्राई करता हूं। होता क्या है देखो, जब आपको पुराने वाले डेप को एलिमिनेट नहीं करना है तो वो बोलता है कि आपका देखो नेट ब्लॉक पहले 60 था, वो 60 का 75 हो गया, मतलब योर नेट ब्लॉक इंक्रीज बाय 25%। सो इफ यू वांट टू कीप द ग्रॉस ब्लॉक एंड द ओल्ड डेप्रिसिएशन, उन दोनों को भी आप 25% से बढ़ा दो।
ऐसा बराबर। तो क्योंकि नेट ब्लॉक 24% से बढ़ रहा है तो बाकी दोनों को भी जीवित रहने के लिए उतने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा आपको। जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, नेट इफेक्ट दोनों में सेम ही अल्टीमेटली। ठीक है, चलो मजा आ गया, एकदम डिटेल में आपने समझ लिया। गाइस आई होप आपको समझ आ रहा है। मेरा मोटिव है कि आपको अच्छे डिटेल में समझा के जाओ और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे। थर्ड पॉइंट, रीवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ असेट। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास बहुत सारे असेट्स है तो और आप चूज करते हो कि आपको रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है, तो क्या मैं इंडिविजुअल असेट के लिए फॉलो कर सकता हूं क्या, किसी पे कॉस्ट किसी पे रीवैल्यू? द आंसर इज नो। जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल चूज करते हो तो सेम क्लास ऑफ असेट पे सेम मॉडल लगाना पड़ेगा। मान लो मेरे पास बहुत सारे फर्नीचर है, तो अगर मैं एक फर्नीचर को रखता हूं रीवैल पे तो सारे फर्नीचर रहेंगे रीवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेम क्लास सेम मॉडल। अब इसमें कैच है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑफिस बिल्डिंग है तो जितने भी ऑफिस बिल्डिंग है सब पे सेम मॉडल। मान लो मेरे पास फैक्ट्री बिल्डिंग भी है तो क्या ऑफिस बिल्डिंग और फैक्ट्री बिल्डिंग में मैं अलग अलग मॉडल लगा सकता हूं क्या? क्या ये बिल्डिंग को सेम क्लास बोलेंगे क्या? अब देखो आकाश भी अंबानी है, आकाश अंबानी आकाश कंदई, आकाश आकाश है लेकिन सरनेम अलग है, जमीन आसमान का फर्क है, वो कितना गरीब मैं कितना अमीर, बराबर तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बिल्डिंग देख के भाई बहन बना देना इसको, एक ऑफिस की बिल्डिंग है एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है तो वो डिफरेंट क्लास ऑफ असेट हो गए। तो इन पे अलग अलग मेथड चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आएगा ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन लॉस। अब जैसे आपने देखा कि अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो तो आप असेट को फेयर वैल्यू पर रखोगे तो गेन लॉस तो आएगा ना यार। तो गेन लॉस कहां जाएगा, बराबर। तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपने रीवैल्यू पहली बार किया है या सब्सिक्वेंटली रीवैल्यूएशन किया है। मान लो आपने असेट खरीदा है और उस असेट पे आप पहली बार रीवैल्यूएशन कर रहे हो और गेन आ गया तो गेन जाएगा ओसीआई एनआर के अंदर। ठीक है, एनआर मतलब नॉन रिक्लासिफाइबल। आर एनआर का फर्क आपको मैंने बेसिक्स में समझाया हुआ है। ठीक है, आप स्टार्टिंग का लेक्चर देखोगे आपको समझेगा। ठीक है, हाँ। तो रीवैल्यूएशन गेन आया तो जाएगा ओसीआई एनआर के अंदर। अगर पहली बार रिवैल्यू किया और लॉस आ गया तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये सिंपल है। मजा आएगा सब्सिक्वेंटली रिवैल्यू किया तो क्या, मतलब मान लो आपके पास एक बिल्डिंग था, आपने ईयर 1 में किया रिवैल्यूएशन, फिर आपने ईयर 3 में दोबारा किया रिवैल्यूएशन। अब इसको जब ईयर 3 में दोबारा करोगे रिवैल्यूएशन तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। तो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में क्या करना है, गेन आया तो डायरेक्टली गेन देख के ओसीआई मत बोल देना, ना मुन्ना ना, देखना पहली बार रिवैल्यूएशन में जो आया था वो क्या था। अगर अभी गेन आया और पहले का भी गेन ही पड़ा था तो ये वाला गेन ओसीआई में जाएगा। फिर वापस से अभी गेन आया और पहले भी गेन था तो एग्जिस्टिंग गेन ओसीआई में जाएगा। लेकिन अगर अभी गेन आया और पहले लॉस आया था तो उस केस में इस गेन को पहले प्रीवियस लॉस से एडजस्ट करना। इसका मतलब क्या, सुनो मेरी बात। मान लो आपने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, आपको 100 का लॉस आया था, ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया तो ठीक है। आज जब आपको देखा गेन तो आज गेन 120 का आया तो क्या करेंगे, तो ये 120 के गेन में से जितना पहले का लॉस है उतना गेन आपका पीएनएल में जाएगा। पहले का लॉस मेरा 100 था ना, तो उतना ही गेन डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो बचा हुआ गेन है 20 का वो जाएगा ओसीआई के अंदर। तुम समझ रहे हो क्या? तो अगर अभी गेन है लेकिन पहले लॉस था तो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस लॉस उतना गेन आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना, बाकी ओसीआई में। ठीक है, सेम लॉजिक लॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर अभी लॉस है और पहले भी लॉस, अभी लॉस है और पहले भी लॉस था तो एग्जिस्टिंग लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर अभी लॉस है और पहले गेन था तो उस केस में क्या करना, मान लो पहले मुझे 100 का गेन आया था, गेन तो ओसीआई में गया था, अब मुझे लॉस आया 150 का, तो फिर मैं क्या करूं, तो उसमें से पहले 100 जितना जो लॉस है वो आप ओसीआई से एडजस्ट करोगे। तुम समझ रहे हो? और जो एक्सेस लॉस है 50 का वो जाएगा पीएनएल में। तो हमेशा सब्सिक्वेंट रिवैल में देखना पहले क्या था। ठीक है, इसको बेहतर समझने के लिए मैंने आपके बोर्ड नोट्स में और भी एग्जांपल्स दे रखे। रिवीजन है तो सबको टेकअप नहीं कर रहा हूं, बट आई होप आपको समझ गया रहेगा। चाहिए तो एक बार ये एग्जांपल्स भी आप रेफर कर सकते हो। ये बोर्ड नोट्स टेलीग्राम पे डालूंगा मेरे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन एंड लॉस। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो क्या होता है, जब भी आपको असेट पे गेन आता है तो वो गेन आप ओसीआई एनआर में दिखाते हो। मान लो 100 का गेन आया, आपने ओसीआई एनआर में दिखाया, अब ये यहां से जाके अदर इक्विटी में अक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो अक्यूमुलेट में इट इज शोन अंडर द हेड ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो ये 100 रुपया अदर इक्विटी में जमा होता हुआ चलता है। ऐसे आप जितने बार गेन बुक करोगे उतने बार ये वैल्यू बढ़ती हुई चलेगी। तो ये रीवैल सरप्लस में कब तक पड़ा हुआ रहेगा? क्या हम कभी भी इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करेंगे? द आंसर इज यस। अब इसके 2 पॉइंट है, ध्यान रखना। सबसे पहला, जब आप असेट बेच देते हो, मान लो असेट या तो बेच दिया या फिर इसकी लाइफ खत्म हो गई, तो फिर जितना भी बैलेंस आपके रीवैल सरप्लस में पड़ा है
उसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना डायरेक्टली, मतलब एक आइटम ऑफ अदर इक्विटी से दूसरा आइटम ऑफ अदर इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी बैलेंस पड़ा इन रिवैल्यूड सरप्लस दैट विल बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स व्हेन द असेट इज आइदर सोल्ड और द लाइफ इज ओवर। ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी करना ही करना है। अब आता है एक ऑप्शनल केस, and this is very important, and that optional case is excess depreciation. Now what is the meaning of excess depreciation? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक्सेस डेप्रिसिएशन, अब होता क्या सुनना। मान लो आपके पास एक असर था 10 लाख रुपए का, लाइफ 10 ईयर्स, एक साल यूज किया, वैल्यू हो गया 9 लाख, आपने रीवैल्यू किया तो फेयर वैल्यू 12 लाख आई, गेन आया 3 लाख रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप रीवैल्यू करोगे तो आप असेट 9 पे नहीं 12 पे दिखाओगे, तो आने वाले साल में आप डेप भी 12 पे चार्ज करोगे। चलो मैंने 12 लाख पे निकाला डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 12 लाख के हिसाब से आया 1.33। कितना आया? 1.33। ठीक है, तो इस केस में आपका पहले कितना आ रहा था डेप्रिसिएशन? 1 आ रहा था, अभी कितना आ रहा है? 1.33 आ रहा है। तो ये जो 0.33 का फर्क है इसको बोलते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन। स्टैंडर्ड बोलता है कि क्योंकि आपने एसेट रीवैल्यू किया तो ज्यादा आया डेप्रिसिएशन, तो इतना एक्सेस डेप्रिसिएशन आप चाहो तो इफ द कंपनी वांट्स, कंपनी कैन ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन आप चूज करो या ना करो, ये ऑप्शन आप चूज करो या ना करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पीएनएल में डेप्रिसिएशन 1.33 ही दिखाना। ऐसे मत बोलना सर 0.33 तो मैं सरप्लस से निकाल कर रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर चुका, तो मैं यहां भी 1 लाख की दिखाऊंगा। ये नहीं, यहां तो 1.33 दिखेगा, ये सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री है। ठीक है, ध्यान रखना, कंपनी चाहे तो कंपनी चूज कर सकता है, और अगर कंपनी ये चूज करता है तो फिर सरप्लस के बैलेंस में थोड़ा अमाउंट कम बचेगा, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट आपने रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये था अपना 5वां पॉइंट। तो इसी के साथ आपका पूरा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट खत्म हो जाता है। इज दिस क्लियर टिल हियर गाइस? मुझे फटाफट से पहले बताओ यहां तक आपको क्लियर है क्या? देखो, अगर आपको समझना ना अपन कहां तक पहुंचे, तो मैं जब चैप्टर चालू करता हूं तो एक चार्ट बनाता हूं। ठीक है, तो इसमें देखो डेफिनेशन हो गया, रिकग्निशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट में इनिशियल सब्सिक्वेंट दोनों हो गया, सब्सिक्वेंट में कॉस्ट रिवैल्यूएशन दोनों हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब आएगा अपना कंपोनेंट अकाउंटिंग। चलो, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट। चलो आगे आ जाओ। अब आएगा अपना कंपोनेंट अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट अकाउंटिंग? मान लो तुम्हारा आकाश कंदे सर, तुमको पता है ना बहुत गरीब है, 20,000 रुपए तनख्वाह है, लेकिन प्राइवेट जेट है तुम्हारे भाई के पास, प्राइवेट जेट। तो उस केस में अब मेरा जो प्राइवेट जेट है उसमें मेरे कुछ कुछ पार्ट्स की लाइफ अलग है। मान लो मेरे जेट की लाइफ 20 ईयर्स है, बट उसमें एक इंजन है, उस इंजन की लाइफ सिर्फ 10 ईयर्स है ना? तो अब ऐसे केस में एक सिंगल असेट है, बट उसके अलग अलग कंपोनेंट, इसकी अलग अलग लाइफ है, तो अलग अलग कंपोनेंट को आपको अलग अलग डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ अलग है। उसको बोलते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। तो वो बोलता है ईच सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ पीपीई शुड बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। इधर आ जाओ। चलो, अब इसको समझने के लिए अपन दोबारा एक बढ़िया सा क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। देखो एग्जाम्पल बहुत है तुम्हारे भाई के पास, इधर आ जाओ, देख लो। कंपोनेंट अकाउंटिंग, मान लो प्राइवेट जेट है, लाइफ 10 साल है। ठीक है, इंजन उसकी लाइफ 5 ईयर्स है, बाकी जेट की जो बॉडी है उसकी लाइफ 10 ईयर्स है। मान लो 100 CR में से बाइफिकेशन में दे के रखता हूं आपको कि मैंने 20 CR इंजन के लिए भरा है और 80 CR और बाकी जेट के लिए भरा है, बराबर। तो इस 20 CR को मैं 5 ईयर्स के हिसाब से करूंगा डिप्रिशिएट, और इस 80 को मैं 10 ईयर्स के हिसाब से करूंगा डिप्रिशिएट। उसको बोलते हैं कंपोनेंट अकाउंटिंग। ठीक है, चलो, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अगर आपने इस प्राइवेट जेट का मान लो इंजन रिप्लेस कर दिया, इसकी लाइफ 5 ईयर्स थी ना, मान लो आपने 1 साल के बाद इंजन रिप्लेस कर दिया, फिर क्या करें? तो उसको बोलते हैं आपने कंपोनेंट को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे केस में जब आप रिप्लेस करोगे तो जो भी नया वाला इंजन है उसका वैल्यू ऐड करना, और जो पुराना वाला इंजन है उसका वैल्यू बाहर निकाल देना। क्यों बाहर निकाल देना? बिकॉज आपने रिप्लेस किया है ना, तो पुराना गया बाहर, नया हुआ ऐड, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब नया रिकॉर्ड करोगे तो उसकी एंट्री कुछ ऐसी होगी, और पुराना आपने वक्त से पहले बाहर कर दिया है, लाइफ 5 साल मान के चल रहे थे, 1 साल के बाद ही बाहर कर दिया है, तो वो नुकसान हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। ठीक है, बट एनीवेज, तो नया वाला वैल्यू ऐड करना, पुराना वाला माइनस करना। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो यहां वो सब चीज कवर्ड है कंपोनेंट के अंदर, कि अलग अलग कंपोनेंट की लाइफ अलग अलग है, तो डेप्रिशिएट अलग अलग होगा। उसके अलावा कोई कंपोनेंट रिप्लेस हुआ तो नया वाला वैल्यू ऐड, पुराना वाला वैल्यू बाहर, खत्म। दिस वाज कंपोनेंट अकाउंटिंग। क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, जब कंसेप्ट सीख रहे हो ना, तो कंसेप्ट पे ही फोकस करना। कैसा होता है,
FR में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक क्वेश्चन नहीं करो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट द फर्स्ट स्टेप इज कंसेप्ट। तो हम कंसेप्ट भी करेंगे, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आएगा सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड? एक बार असेट खरीद लिया, उसके बाद जो खर्चे इंकर करोगे उसके ऊपर, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट इंकर्ड। ठीक है, तो अगर आपने कोई रिपेयर्स मेंटेनेंस वाले खर्चे किए, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने कोई पार्ट रिप्लेस कर दिया, अभी जो डिस्कस किया, अभी अपन ने कंपोनेंट में डिस्कस किया था ना, अगर कोई भी पार्ट रिप्लेस किया अपन ने, तो वी विल अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, नए वाला पार्ट का वैल्यू ऐड करते और पुराना वाला वैल्यू बाहर कर देते हैं। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहाउल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहाउल? ओवरहाउल का मतलब क्या होता है? यही होता है मेजर इंस्पेक्शन। अब होता क्या, गवर्नमेंट कभी कभी बोलती है कि आप प्राइवेट जेट 20 ईयर्स तक यूज करोगे, एवरी 5 ईयर्स के बाद चुपचाप इंस्पेक्शन करवा लेना। ठीक है, एवरी 5 ईयर्स का चुपचाप इंस्पेक्शन करवा लेना। अब एवरी 5 ईयर्स के बाद जो कराएंगे वो छोड़ो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं बोलूं डे 1 पे भी तो इंस्पेक्शन का खर्चा इंकर करना पड़ेगा, बट आप उसको अलग से इंकर नहीं करते हो। हम एक इनहेरेंट प्रिजम्पशन लेते हैं। वो प्रिजम्पशन ये है कि डे 1 पे जो वैल्यू है असेट की, उसमें ऑलरेडी इंस्पेक्शन असेट होके आया रहेगा ना यार। अभी आप नया नया असेट परचेस कर रहे हो तो इंस्पेक्शन तो करके मिलेगा ना वो। तो डे 1 की कॉस्ट में इंस्पेक्शन का खर्चा जुड़ा हुआ रहता है पहले से, आपको अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस इंस्पेक्शन का लाइफ सिर्फ 5 साल है, जबकि बाकी असेट का लाइफ 20 साल है। सर ऐसे कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि स्टैंडर्ड बोलता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलेगा एवरी 5 ईयर्स के बाद इंस्पेक्शन करवा लो। तो इससे अपने को हिंट मिलता है कि इंस्पेक्शन का लाइफ सिर्फ 5 ईयर्स है, बराबर। तो जो डे 1 का खर्चा है, इनहेरेंट प्रिजम्पशन होगा कि उसमें इंस्पेक्शन वाला खर्चा जुड़ा हुआ होगा, अलग करो। इंस्पेक्शन को डिप्रिशिएट करना 5 ईयर्स में और बाकी को करना 20 ईयर्स में। ये बाइफिकेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मतलब बेसिकली इंस्पेक्शन के अंदर भी हम कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज, एक प्रिजम्पशन है कि टोटल खर्चे में इंस्पेक्शन का खर्चा जुड़ा हुआ रहेगा, अलग से मत कंसिडर करना। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपका हो गया सब्सिक्वेंट मेजरमेंट खत्म। फिर आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है तो स्टैंडर्ड बोलता है लैंड को अलग करने का, बिल्डिंग को अलग करने का। क्यों? लैंड का लाइफ जनरली इनफाइनाइट होता है, तो वो डेप्रिशिएट नहीं होता है। हाँ, कुछ रेयर केसेस में लैंड का लाइफ फाइनाइट भी हो सकता है, बराबर, तो आप उसको डेप्रिशिएट कर सकते हो, बट कुछ नहीं बोला गया है, तो लैंड की लाइफ इनफाइनाइट मानी जाती है, इस उसको अलग करने का, और बिल्डिंग को अलग करने का। ठीक है, जैसे आकाश कंधे दिख गया तो आकाश अलग करने का, कंधे अलग करने का। हाँ सर, ये फालतू बातें कर लो आप पहले। ठीक है, तो बिल्डिंग इज ऑलवेज डेप्रिशिएबल ना बाय द वे। एनीवेज आगे, मेरे को अलग अलग मत करना भाई, मैं सिंगल पसली आदमी हूँ, बहुत वीक हूँ मैं, मेरे को मत अलग अलग करना भाई। हाँ फिर आएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? अरे आप असेट खरीदते हो 5 साल के लिए, तो हौले हौले उस असेट का खर्चा आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएट करना, है ना। तो इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला, व्हाट इज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? 3 मेथड है, SLM, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू इज इनअप्रोप्रिएट। मतलब मान लो आप असेट से आउटपुट जनरेट कर रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि जितना आउटपुट बिकेगा मैं उतना ही डेप्रिशिएट करूंगा। डेप्रिसिएशन को रेवेन्यू से आप रिलेट नहीं कर सकते, बराबर। मतलब जितना सेल्स हुआ उसके बेस पे यू कांट चार्ज डेप्रिसिएशन, जितना आपने प्रोड्यूस किया है या जितना आपने एसेट को यूज किया है उसके बेस पे यू शुड चार्ज डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन पीरियड। डेप्रिसिएशन कब चालू करना है और कब खत्म करना है, उसको पहले चालू करने को बोलते हैं कमेंसमेंट। इट विल स्टार्ट व्हेन द असेट इज अवेलेबल फॉर यूज। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अपन बहुत मिस्टेक करते हैं। मान लो मैं असेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, चालू किया कंस्ट्रक्शन अप्रैल 2027 में, बराबर। इट वॉज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम नवंबर 27, बट मैंने एक्चुअल में यूज करना शुरू किया फ्रॉम फेब 2028। ठीक है, तो जब तक चल रहा था कंस्ट्रक्शन यू विल नॉट डेप्रिशिएट। व्हेन द असेट इज अवेलेबल फॉर यूज तब से आप करोगे डेप्रिशिएट, दैट इज फ्रॉम नवंबर 2027। अच्छा, अवेलेबल था लेकिन आपने तो बाद में यूज किया ना सर, उससे नहीं फर्क पड़ता। अवेलेबल जिस दिन से था उस दिन से यू विल स्टार्ट द डेप्रिसिएशन। क्लियर है वाला पार्ट? ये सर, आगे बढ़ो सर। उसके बाद कब तक करना है डेप्रिसिएशन, है ना। इट शुड बी अर्लियर ऑफ, या तो आप इंडेस 105 में असेट को ले जाओ तब। अब ये 105 में जाके बंद क्यों होता है, वो अपन 105 में सीखते हैं। मतलब इट शुड बी अर्लियर ऑफ whenever the asset is classified as held for sale और the asset is de-recognized। मतलब या तो आप asset की लाइफ खत्म हो गई या आपने उसको बेच दिया, जो भी है, दोनों में से whichever is earlier। अब ये 105 वाला पॉइंट तब समझेगा जब आपने 105 पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जब जाओगे तो समझ जाएगा। एनीवेज, डेप्रिसिएशन अमाउंट ध्यान रखना, whenever the residual value is given, तो SLM वाले मेथड में आप कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय द लाइफ करना, वैसे ही निकालना डेप्रिसिएशन। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन वाला पार्ट।
फिर है रेसिडुअल वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिडुअल वैल्यू? असेट को यूज करने के बाद, लाइफ खत्म होने के बाद जो बचा कुचा स्क्रैप का पैसा होता है ना, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है, फिर होता है यूजफुल लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजफुल लाइफ? जितने साल तक आपको असेट बेनिफिट देगा उसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो एक आईफोन है, उसकी लाइफ 5 साल होती है, लेकिन ये आईफोन अक्षत के पास है। अब अक्षत क्या है, अपनी गर्लफ्रेंड झगड़ा करता है और फोन पटक देता है, थोड़ा गुस्सैल आदमी है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो अक्षत के पास जो भी फोन होता है ना, वो 3 साल के ऊपर टिकता ही नहीं है। तो मार्केट में लाइफ क्या चल रही है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है, अपने लिए लाइफ कितनी है वो देखना। तो ये जो अक्षत है ये सिर्फ 3 साल में करेगा डेप्रिशिएट, नॉट इन 5 years। जस्ट रिमेंबर दिस, ओके? ठीक है, उसके बाद ये जो भी आपका यूजफुल लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू है, डेप्रिसिएशन है, इसमें चेंज हो सकता है। इसको एनुअली रिव्यू करना, और चेंज हुआ तो इंड AS 8 के तहत इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब इस चेंज का इफेक्ट आप पुराने वाले सालों में जाकर दोबारा मत देना, आने वाले सालों में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे इसका। जस्ट रिमेंबर दिस। इंपेयरमेंट की बातें इंड AS 36 में करेंगे, बराबर। उसके बाद है डी रिकग्निशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी रिकग्निशन? असेट को किताब से बाहर कर देना, बुक से बाहर कर देना। तो असेट को बाहर कब करेंगे? या तो असेट बेच दिया तब, या फिर असेट की लाइफ खत्म हो गई तब। ठीक है, अच्छा, अगर आपने असेट को बेचा है तो बेचने पे गेन लॉस हो सकता है। वो गेन लॉस आपके मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं दिखेगा। गेन आया तो उसको अदर इनकम में ट्रांसफर करना, वो क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, चलो, तो ये था डी रिकग्निशन। नाउ द लास्ट पॉइंट इज चेंजेस इन एग्जिस्टिंग डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन या सिमिलर लाइबिलिटीज। याद है आपने डीकमिशनिंग की बात पढ़ी थी, मैंने आपको बोला था उसको प्रेजेंट वैल्यू पे अपने को कंसिडर करना है, बराबर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो जब अपन डे 1 पे खड़े थे तो हमको लगा 1 CR इंकर करना है, बराबर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद मालूम पड़ा कि अब 1 नहीं, महंगाई बढ़ गई तो 1.2 CR इंकर करना है, बराबर। अब ये जो मेरा एस्टीमेट चेंज हुआ, ये अनवाइंडिंग की वजह से चेंज नहीं हुआ है, बराबर। ये अनवाइंडिंग की वजह से चेंज नहीं हुआ है, ये जो मेरा ओरिजिनल खर्चा था वही चेंज हो गया है। तो उसको बोलते हैं चेंजेस इन डीकमिशनिंग। अब इस चेंज को मैं कहां से इंपैक्ट लूं, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होएगा वो क्वेश्चन में सिखाऊंगा, बट इसका इंपैक्ट कैसे लेना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड बोलता है चेक करना असेट कौन से मॉडल पे है। अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो ये जो भी चेंज हुआ है इसको असेट की कॉस्ट से एडजस्ट करना, और अगर असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो जो भी चेंज हुआ है उसको रीवैल्यूएशन गेन लॉस से एडजस्ट करना। मैं एग्जांपल देने का ट्राई करता हूं। मान लो आपके डीकमिशनिंग में चेंज हुआ। अब डीकमिशनिंग के चेंज 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आपका प्रोविजन बढ़ रहा है या प्रोविजन गिर रहा है। मान लो आपका प्रोविजन बढ़ रहा है और असेट कॉस्ट मॉडल पे है, तो क्या करेंगे? देखो, प्रोविजन बढ़ाने के लिए अपन क्रेडिट करते हैं तो बोलते हैं टू प्रोविजन। अब मैं डेबिट क्या करूं? तो कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट एडजस्ट करना है, मतलब मैं पीपी डेबिट करूंगा। अच्छा, मान लो मेरा प्रोविजन गिर रहा है, प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी गिराने के लिए डेबिट करेंगे तो बोलने का प्रोविजन अकाउंट डेबिट। ऑपोजिट इफेक्ट पीपी में जाएगा बिकॉज कॉस्ट मॉडल है। समझा? यही एंट्री मैंने यहां दे रखी है। अच्छा, सेकंड, अगर असेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे होता तो मान लो सपोज मेरा प्रोविजन बढ़ रहा है तो मैं बोलूंगा टू प्रोविजन, प्रोविजन बढ़ रहा है इसलिए डेबिट क्या करूंगा? अब पीपी से आप एडजस्ट नहीं कर सकते बिकॉज रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो डेबिट करोगे रीवैल्यूएशन। अब डेबिट लॉस करोगे गेन करूं तो यार नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, मान लो प्रोविजन गिर रहा है, डिक्रीज है प्रोविजन में, तो आप प्रोविजन डेबिट करोगे और क्रेडिट क्या करोगे? टू रीवैल्यूएशन गेन। सिंपल। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? बराबर। तो इसके तहत अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने इंड AS 16 के एकदम प्यार मोहब्बत से हंसते खेलते सारे के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अपन ने एक भी कंसेप्ट छोड़ा नहीं है, कोशिश किया है प्यार और मोहब्बत से स्लो स्लो जाऊं। ठीक है, तो देख लो, आप अगर चार्ट में देखोगे तो देखो मेजरमेंट तक किया था, फिर अपन ने क्या कंपोनेंट अकाउंटिंग, सब्सिक्वेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, एनुअल रिव्यू, इंपेयरमेंट, डीरिकग्निशन, चेंजेस, सब कर लिया अपन ने। मजा आ गया सर? बताओ, क्लियर है? क्लियर है? एकदम क्लियर है? यस सर। अब अपन करेंगे क्वेश्चंस। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से क्वेश्चन बैंक खोल लो, है ना। आकाश का सुनापन, हाँ सर। अच्छा, किसी ने बोला है आर और एनआर समझा दो। देखो, मैं आपको बेसिक फर्क बताने का ट्राई करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OCI-R? OCI-R का मतलब होता है कि आप जब मान लो गेन बुक कर रहे हो OCI के अंदर और वो आर में बुक कर रहे हो, तो मान लो पीपी में आपने गेन बुक किया OCI-R के अंदर, तो जब पीपी आपके बुक से बाहर जाएगा, जब पीपी आपके बुक से बाहर जाएगा तो जितना भी गेन आपने OCI-R के थ्रू बुक किया था ना, उतना गेन होएगा रिक्लासिफाइड टू PNL। आर का फुल फॉर्म होता है रिक्लासिफाइड टू PNL, बराबर। ठीक है, व्हाट अबाउट एनआर? मान लो पीपी का गेन
ओसीआई एनआर में जाता है, ठीक है। तो एनआर का मतलब क्या होता है, जब आपका फाइनली पीपी बुक से बाहर चले जाएगा तो जितना भी गेन लॉस ओसीआई एनआर से रूट हुआ था उतना अमाउंट आपके रिटेन्ड अर्निंग्स में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। वाई डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में? बिकॉज एनआर का फुल फॉर्म होता है नॉट रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल। मतलब अगर समराइज करूं तो आर का फुल फॉर्म है रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल। मतलब जब जिस आइटम पे गेन बुक किया है वो आइटम बुक से बाहर गया तो वो सारा गेन उठाकर पीएनएल में कर देना रिक्लासिफाई, बराबर। लेकिन अगर वो ओसीआई एनआर में बुक हुआ था तो एनआर का फुल फॉर्म है नॉट रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल। मतलब जब पीपी बाहर जाएगा तो जितना भी बैलेंस पड़ा था एनआर के थ्रू वो सारा उठ के प्रॉफिट लॉस में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा विदाउट गिविंग एनी इफेक्ट टू पीएनएल, बिकॉज वो बोलता है नॉट रिक्लासिफाइबल टू पीएनएल। ठीक है, चलो तो ये समझा दिया मैंने आपको, मजा आ गया रहेगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ जाते। अब आएगा अपन क्वेश्चंस के ऊपर। ध्यान रखना मेरा फोकस उन क्वेश्चन पे होगा जिसको मैं क्लास में एलडीआर मार्क कराता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलडीआर? मतलब लास्ट डे रिवीजन। तो आपको सारे क्वेश्चन रिफर करने का टाइम आपको सब करना चाहिए, बट जितने मैं बोलूं ये वो वाले क्वेश्चंस है जो मान लो कुछ चंद क्वेश्चन आपका सारा कंसेप्ट कवर कर लेंगे। तो जितने क्वेश्चन मैं बताऊं उसको आप हमेशा लिख कर प्रैक्टिस करना। बाकी क्वेश्चन समय है तो रिफर कर लो, दिक्कत है तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। बट मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा, इतने बेर मिनिमम करना। देखो मैं ये नहीं बोल रहा जितने मैं कराऊंगा उसमें से एग्जाम में आएगा, मैं कभी ये क्लेम नहीं करता हूं। मैं बोल रहा हूं जो मैं कराऊंगा ना वो 100% कंसेप्ट कवर कर लेंगे, ताकि कोई नया क्वेश्चन भी आया तो उसके बेस पे आप आंसर लिख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ। चलो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना क्या बोलता है। सबसे पहले बोलता है एमएस ने एक्वायर किया एक हैवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1 CR विथ नो ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट्स। उसके पास कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन नहीं है, मे बी सबकी लाइफ सेम होगी इसलिए नहीं होगा, 10 साल की लाइफ है। एट द एंड ऑफ 6th ईयर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स द टर्बाइन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। ठीक है, ओके सर। आगे मतलब टर्बाइन को रिप्लेस कर रहे हैं अपन। नया टर्बाइन का वैल्यू दिया हुआ 45 लाख और एक डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 5% का। अब वो पूछता क्या है, एनालाइज वेदर द कॉस्ट ऑफ द न्यू टर्बाइन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट। ठीक है, ये पूछता है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले आपने जो भी असेट परचेस किया था उसका रिप्लेसमेंट 6 साल के बाद हो रहा है, तो पहले तो आप 6 साल से करो डिप्रीशिएट। इधर आ जाओ फटाफट से, इधर आ जाओ। देखो जैसे मैंने असेट लिया, सबसे पहले 6 साल के बाद हो रहा है जो भी हो रहा है, तो उसको करो 6 साल से डिप्रीशिएट, तो वैल्यू मिलेगी 6 साल के एंड पे। ठीक है, अब आप रिप्लेस कर रहे हो ना, तो नया वाला वैल्यू ऐड, पुराना वाला वैल्यू बाहर। तो नया वाला वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखा है 45 लाख से, तो चलो मैंने 45 बाहर ऐड कर दिया, पुराना वाला वैल्यू बाहर करना है। अब पुराना पूरा 40 नहीं है ना, इस 40 में 2 आइटम है, एक टरबाइन भी है और एक अदर एसेट भी है। तो जितना मैं नया टरबाइन ऐड कर रहा हूं, इस टरबाइन का ओल्ड वाला मुझे कैरिंग अमाउंट चाहिए, ये निकालना ही चैलेंज है और ये निकालना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो कैसे निकालेंगे सुनना। अपने पास डायरेक्टली अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। जो चीज आज 45 लाख की मिलती है वो 6 साल पहले कितने की मिलती होगी, तो आपको निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू। 45 लाख डिवाइड बाय 1.05 रेज टू 6। वाई 1.05? 05 इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर और रेज टू 6 क्योंकि 6 साल पहले की वैल्यू चाहिए। तो वो निकालोगे तो आपको पुराने टरबाइन की डे 1 की अंदाजा वाले वैल्यू मिलेगी। ये तो डे 1 की वैल्यू है पुराने टरबाइन की, मेरे को ओल्ड टरबाइन की डे 1 की वैल्यू नहीं चाहिए, 6 साल के बाद की वैल्यू चाहिए। तो मान लेना इस ओल्ड टरबाइन का लाइफ भी 10 साल होगा, तो इसको आप 6 साल से करना डिप्रीशिएट। ठीक है, तो आपको 6 साल के बाद की कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी, दैट इज 1343,187। ठीक है, तो पुराना वाला वैल्यू आप कर दोगे माइनस, तो नया वाला वैल्यू ऐड, पुराना वाला वैल्यू माइनस, मिला कैरिंग अमाउंट ऑफ द टरबाइन आफ्टर द रिप्लेसमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज, मेरा यहाँ रिवीजन पे फोकस है, तो ये मत सोचना कि सर आप लिख के करवा दो, वो तो अपन क्लास में करते हैं ना। देखो मेरे को लिख के करवाने कुछ नहीं है भाई, लेकिन होगा कि आपका यहाँ मोटिव क्या है, आपने जब क्लास में 8-10 घंटे स्पेंड किए तो 1-1.5-2 घंटे में आपको पूरा रिवाइज कराना है, तो मेरा भी वही मोटिव है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर कहीं भी दिक्कत लगती है ना, उसको 2 बार सुन लेना या खुद लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ओरली सब कुछ एक बार रिकॉल करवा दूं। लिख के प्रैक्टिस करना ही। मेरा रिविजन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, यू हैव टू अटेंड प्रैक्टिस। ये तो आपको मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं, क्लियर? ठीक है, चलो। अच्छा एक और चीज, एक प्रो टिप देता हूं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है एफआर का, कोई भी क्वेश्चन हो, 2 से 3 लाइन अपने ओन वर्ड्स में कंसेप्ट लिखा करो। ठीक है, मैं देख रहा हूं स्टूडेंट के आंसर राइट हो रहे तो भी मार्क्स नहीं मिल रहा है उसको, क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट लिख कर नहीं आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, इंडेक्स का नाम, नंबर और 2-3 लाइन में ओन वर्ड्स में कंसेप्ट। जैसे ये कंपोनेंट अकाउंटिंग के बारे में था, तो लिखो कंपोनेंट अकाउंटिंग के बारे में कि उसमें कंपोनेंट अकाउंटिंग में होता क्या है, कि जो मेजर पार्ट्स है उसको अपन सेपरेट डिप्रीशिएट करते हैं, और बोलना कभी भी रिप्लेस किया तो नया वाला वैल्यू ऐड, पुराना वाला वैल्यू माइनस। बस ये लिख के आना है आपको। वर्ड टू वर्ड मैच करने का ट्राई मत करना, कभी मैच भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में।
ठीक है, तो ओन वर्ड्स में 2-3 लाइन में लिख कर आना प्लीज। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप दिस इज फर्स्ट क्लियर टू एवरीवन। अब आएगा इलस्ट्रेशन नंबर 12, शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना क्या बोलता है। ऑन 1 अप्रैल सन परचेज सम लैंड 10 मिलियन। ठीक है, आप हर मिलियन को लैक्स में कन्वर्ट करना, बिकॉज नीचे सारे फिगर्स लैक्स के हिसाब से दिए हुए हैं। तो 10 मिलियन मतलब 100 लाख हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। कंस्ट्रक्शन कमेंस्ड ऑन 1 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे खर्चे दिए हुए, एक एक करके बात करेंगे वो खर्चे को कैपिटलाइज करना है कि नहीं करना है। सबसे पहला प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड कैपिटलाइज करना है सर। फिर है परचेज ऑफ मटेरियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन 6.08 मिलियन कैपिटलाइज करेंगे सर। फिर है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, अब ये पर मंथ बेसिस पे दिया हुआ है, तो जितने समय चला है कंस्ट्रक्शन उतने समय का कैपिटलाइज करोगे। चालू हुआ 1 मई को, खत्म हुआ है 30 नवंबर को, तो मई से नवंबर 7 मंथ्स होता है, तो 7 महीने का ही कैपिटलाइज करना। उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, देखो एक तो होता है नॉर्मल ओवरहेड्स और एक होता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट वाला अपन कैपिटलाइज करेंगे, तो इसको भी 1 लाख इंटू 7 मंथ्स कैपिटलाइज करेंगे अपन। फिर है ओवरहेड्स कॉस्ट यूजिंग नॉर्मल ओवरहेड एलोकेशन, ये नॉर्मल ओवरहेड्स है, नॉट कैपिटलाइज्ड। इनकम रिसीव फ्रॉम कार पार्किंग सिखाया था कंसेप्ट में, नॉट कैपिटलाइज। कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन सिखाया था कंसेप्ट में, नॉट कैपिटलाइज, पीएनएल में जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी, अरे रे गांधी जी आ गए, राहुल गांधी जी आ गए रिबन काटने को, नॉट कैपिटलाइज, हो गया। तो ये अपन ने देख लिया खर्चे कौन से कैपिटलाइज अपन करेंगे। ठीक है सर। फिर बोलता है कि नवंबर में कंप्लीट हुआ। एक बात ध्यान रखना, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में द डेप्रीसिएशन बिगिंस when the asset is available for use, it was available for use from 30th November। ठीक है, फिर एक लाइन दे रखी है which is considered substantial period, वो Ind AS 23 बोरिंग कॉस्ट के साथ दे रखी है। ठीक है, प्रोडक्शन चालू हुआ 1 फेब को, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ओवरऑल लाइफ फैक्ट्री का 40 ईयर्स है, हावेवर उसके पास कोई रूफ है और रूफ का लाइफ 20 ईयर्स है, तो बेसिकली कंपोनेंट अकाउंटिंग आ जाएगा इधर। ठीक है, फिर बोलता है 40 ईयर्स के बाद कुछ 20 मिलियन इंकर करना है ना, डेमोलिश करने के लिए, तो वो डीकमिशनिंग का है, तो इसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे कंसिडर कर लेना। तो 20 लाख 40 ईयर्स के बाद का वैल्यू है, इसको आप डिस्काउंट करोगे 40 ईयर्स पहले, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है 0.046, तो 20 मिलियन इंटू 0.046 करोगे तो आज का मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, कैपिटलाइज कर देना। ठीक है, फिर आपको दे रखा है कि हमने ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, तो जैसे मैंने बताया एज पर इंड AS 23 अगर क्वालिफाइंग असेट के लिए लोन लेते हो तो उस लोन का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो चला है कंस्ट्रक्शन 7 महीना, तो 7 महीने का इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज करना। अब ये बात अगर 23 पड़ा है, इंड AS 23 पड़ा है तो समझेगी, वरना छोड़ देना। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज है, आपने जब लोन लिया तो लोन के कुछ फंड से आपने कुछ इनकम कमा ली, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस से ये इनकम माइनस कर देना। ठीक है, ये अपन 23 के अंदर सीखते हैं। एनीवेज, तो एक बार सोल्यूशन देखना चाहोगे तो देख लो जरा, इसमें जो खर्चे कैपिटलाइज के उसका रीजन देना मत भूलना, अपने ओन वर्ड्स में दो क्यों अपन कैपिटलाइज कर रहे हो उसको, एक 3-4 वर्ड के अंदर, 3-4 वर्ड के अंदर। तो अपन ने सारे खर्चे जो भी कैपिटलाइज करने थे वो लिए, डीकमिशनिंग का प्रेजेंट वैल्यू पे ले लिया, बोरिंग कॉस्ट भी कंसिडर कर लिया, 7 महीने का इंटरेस्ट और जो टेम्पररी इनकम था वो लेस कर दिया। ठीक है, तो अपने को मिल गया फैक्ट्री का कॉस्ट ऑन 30 नवंबर। अब पूछा क्या है वो देखना, हमेशा गिवन पार्ट ध्यान से देखना क्या बोलता है। कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री इन द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दे देना ऑन 31 मार्च। अब द पॉइंट इज अपने को जो वैल्यू मिली है वो नवंबर की मिली है, अपने को नवंबर नहीं मार्च का पूछा है, तो अपने को 4 महीने से क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली आप इस अमाउंट पे 4 महीने का डेप्रिशिएशन नहीं निकाल पाओगे, क्यों, इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है। कौन से कंपोनेंट है, आप बोलोगे हाँ सर हाँ, इसमें एक तो बिल्डिंग है और एक रूफ भी था, रूफ 2 कंपोनेंट है सर, या 2 नहीं 3 कंपोनेंट है। क्यों, शुरुआत देखोगे तो शुरुआत में अपने पास लैंड थी, लैंड 10 मिलियन का लैंड था अपने पास, वो थोड़ा ब्लर हो गया, एनीवेज मैं दिखाता हूँ, वो लैंड था अपने पास, तो यहाँ 2 नहीं 3 कंपोनेंट है, तो आपको 3 कंपोनेंट के अंदर बांटना पड़ेगा। अच्छा हैंग हो गया, जरा 1 मिनट दोगे मुझे प्लीज, कभी कभी हो जाता, थक जाता नहीं भी बेचारा, चल ले भाई, हाँ जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ ये देखो लैंड भी था अपने पास 10 मिलियन का, तो 3 पार्ट में करेंगे, बाइफिकेट इज 198 लैक्स को, 100 लाख का लैंड हो गया जिस पर अपन चार्ज नहीं करेंगे डेप्रीसिएशन, बचा हुआ हो गया बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के 2 हिस्से हैं, एक है रूफ 30% जिसका लाइफ 20 ईयर्स है, और एक है बाकी का बिल्डिंग जिसका लाइफ 40 ईयर्स है। तो अकॉर्डिंगली विल डेप्रीशिएट फॉर 4 मंथ्स एंड यू विल गेट द डेप्रीशिएशन का अमाउंट। ठीक है, तो इतना आता है, तो टोटल में से आप माइनस कर देना डेप्रीशिएशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फैक्ट्री। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। इसका प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप इस तरीके से आराम से दे सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे जहां जहां रेलिवेंट लगे थोड़ा थोड़ा थियरी लिख कर आना। क्लियर है वाला पार्ट? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं, ये था इलस्ट्रेशन नंबर 12। लेट्स प्रोसीड टू इलस्ट्रेशन नंबर 13। वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ध्यान देना क्या बोलता है। बोलता है अपने पास पीपी था 100 मिलियन का, लाइफ 10 साल है।
ठीक है सर। फिर बोलता है डीकमिशनिंग का खर्चा इंकर करना है 5 मिलियन का। कब इंकर करना है? एट द एंड ऑफ 10th ईयर, और रेट दे रखा है 8% का। तो 5 मिलियन का निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू और उसको कॉस्ट में ऐड कर देना। तो हमने देखो वही किया हुआ है। चलो मैं ले चलता हूँ उस क्वेश्चन के ऊपर आपको, ठीक है। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे मिला बाबू, आ जाओ, 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 जाओ। हाँ आ गया, देखो बाबू आ गया तुम्हारा 100 मिलियन, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग आपने ऐड कर दिया, आपको मिल गया टोटल वैल्यू, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, एंट्री पास करना आपको कंसेप्ट में मैंने सिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा क्या, ये देखो आप, सबसे पहला डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एंड द डीकमिशनिंग लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पीपी का चाहिए कैरिंग अमाउंट और डीकमिशनिंग का चाहिए अपने को वैल्यू एवरी ईयर के एंड का। अब ये कैसे मिलेगा अपने को? तो कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी क्या रहेगा? 10 साल का लाइफ है, तो हर साल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इसका कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट देखो ऐसे मिल जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा आपको। एंड डीकमिशनिंग का वैल्यू चाहिए एवरी ईयर के एंड का। तो डीकमिशनिंग आप हर साल क्या करोगे? अनवाइंडिंग करोगे। तो देखो डीकमिशनिंग, उसमें अनवाइंडिंग ऐड करो, क्लोजिंग मिलेगा, अनवाइंडिंग ऐड करो, क्लोजिंग मिलेगा, अनवाइंडिंग ऐड करो, क्लोजिंग मिलेगा, बस। तो ये आपको बनाना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट बड़ा सिंपल है, यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, मजा सेकंड पार्ट के अंदर है। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है? एट द एंड ऑफ 4th ईयर, 4 साल के बाद बोलता है द एंटिटी एक्सपेक्ट्स दैट कैश आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ डीकमिशनिंग एंड साइट रिस्टोरेशन विल बी 8 मिलियन इन प्लेस ऑफ 5 मिलियन। याद है अपने कंसेप्ट पढ़ा था चेंजेस इन डीकमिशनिंग, बराबर। तो जब चेंज हो रहा है, ये चेंज अनवाइंडिंग की वजह से नहीं हो रहा है, ये अपना ओरिजिनल एस्टिमेट ही चेंज हो गया। जहां हमको लग रहा था 5 मिलियन इंकर करना पड़ेगा, अब उसके बदले 8 मिलियन इंकर करना पड़ेगा। कब मालूम पड़ा? 4th ईयर के एंड पे। तो इस चेंज का अपने को इंपैक्ट लेना है। लेकिन ये 8 मिलियन आज के हिसाब से नहीं है, ये 8 मिलियन 10th ईयर के हिसाब से है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जो 5 मिलियन का अमाउंट था ये भी 10th ईयर के हिसाब से था, बराबर। और ये जो 8 मिलियन है ये 10th ईयर की वैल्यू है। मेरे को तो आज की वैल्यू से कंपेयर करना है कि आज के हिसाब से कितना बड़ा है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इधर आ जाओ, कैसे करोगे? देखो हमको मालूम पड़ा कि 10th ईयर के एंड पे 5 नहीं 8 इंकर करना है, तो इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू 4th ईयर के एंड के हिसाब से। सरवाइव 4th ईयर के एंड के हिसाब से, बिकॉज इस चेंज के बारे में मालूम ही 4th ईयर के एंड पे पड़ा है। तो 6 साल से करोगे डेप्रीशिएट, वैल्यू आएगी 5.04। ये आपको न्यू वैल्यू मिली है, मतलब 8 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आ गई 5.04। इसको कंपेयर करना ओल्ड प्रेजेंट वैल्यू से। तो 4 साल के अंत पे ओल्ड वैल्यू क्या थी? ठीक है, डोंट कंपेयर विद द डे 1 का वैल्यू, कंपेयर विद द 4th ईयर के एंड का वैल्यू। तो 4th ईयर के एंड पे पुरानी वैल्यू वाज 3.16, नई वैल्यू इज 5.04। क्लियरली देयर इज अ इंक्रीज। अब इस इंक्रीज का मैं इफेक्ट क्या लूं? तो मैंने सिखाया था, अगर असेट कॉस्ट मॉडल पे है तो कॉस्ट एडजस्ट करना। यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं भी रीवैल्यूएशन की बात नहीं की है, और क्लियरली एक लाइन लिखी थी, दे फॉलो कॉस्ट मॉडल, तो कॉस्ट एडजस्ट करेंगे। तो दिस 1.88 विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट। एंट्री सिंपल सी रहेगी, पीपी टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। तो इससे होगा क्या? 4th ईयर के एंड पे आपके पीपी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा और आपके डीकमिशनिंग का प्रोविजन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स पीपी का वैल्यू बढ़ा तो आने वाले सालों का डेप्रीसिएशन विल ऑल्सो चेंज। डीकमिशनिंग का वैल्यू चेंज हुआ तो आने वाले सालों का अनवाइंडिंग का अमाउंट विल ऑल्सो चेंज। तो हमने वो रिवाइज करके निकाल के दिया हुआ है कि चलो 5th ईयर ऑनवर्ड्स पीपी 1.88 से बढ़ जाएगा, डेप्रीसिएशन चेंजेस। 5th ईयर ऑनवर्ड्स डीकमिशनिंग इतने से बढ़ जाएगा, अनवाइंडिंग का अमाउंट ऑल्सो चेंजेस। वेरी गुड क्वेश्चन, प्रैक्टिस करके जाना। घर पे देखो काफी लोग को पता है सोल्यूशन क्या है, एग्जाम में हाथ नहीं चलता है यार, तो प्रैक्टिस जरूर करना। और इसमें भी 2 से 3 लाइन 4 लाइन का थियोरी मस्त लिख कर आना, ठीक है, ध्यान रखना। देखो मैं आपको कंसेप्ट लिखने पे बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं ये चीज। कल को उठ के बोलना मत आई सर ने मेरे को मार्क्स नहीं दिया, फिर बोलना मत क्यों मार्क्स नहीं दिया, बता दिया क्यों मार्क्स नहीं दे रहा है वो तुमको, ठीक है। आ जाओ, चलो। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 13, बढ़िया शानदार क्वेश्चन। फिर है इलस्ट्रेशन नंबर 18 आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, मतलब नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट अ गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। 18 प्रैक्टिस करोगे, 19 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, 19 मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन। इसको एक फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस, देखो फ्लाइंग किस दे दी मैंने इसको, तुम भी तो फ्लाइंग किस दे दी सर। आ जाओ, कैसे करना है देख लो क्या बोलता है। एन एंटिटी एज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड रिलेटेड डीकमिशनिंग लायबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। द न्यूक्लियर पावर प्लांट 1 अप्रैल को आया, 11 को आया, लाइफ 40 ईयर्स है, ठीक है, कॉस्ट 120 lakhs है। दिस इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ डीकमिशनिंग ऑफ 10,000। 1,20,000 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग इंक्लूडेड है, तो अलग से कुछ करने का जरूरत है नहीं सर, ठीक है। फिर अपने को क्या बोलता है, अज्यूम दैट अ मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, इतना भारी नाम, मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, अरे कुछ नहीं बोलता है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज 1,15,000 ऑब्टेन्ड एट 31 मार्च 14। असेट आया 11 में, फेयर वैल्यू दिया हुआ 14 का, मतलब 3 साल के बाद।
क्या बोलता है? दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलावेंस ऑफ 11,600 फॉर डीकमीशनिंग। अब है क्या, सुनना, जब आपने कॉस्ट निकाली थी, कॉस्ट, तो कॉस्ट में तो डीकमीशनिंग आपने ऐड कर रखा था, लेकिन फेयर वैल्यू में वो एडेड नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी कैसे करोगे, सुनना। तो कॉस्ट 1,20,000 थी, पहले आप उसको 31 मार्च 14 के हिसाब से लेकर आओ, तो डेप्रिशिएट किया, ये मेरी बची कैरिंग अमाउंट। अब निकालोगे फेयर वैल्यू, तो जो फेयर वैल्यू है 1,15,000, उसमें 11,600 का डीकमीशनिंग ऐड कर देना। तो कर दिया सर ऐड। अब काफी बच्चों का सवाल पता है क्या आता है, सर आपने कॉस्ट में तो 10,000 ऐड किया था, फेयर वैल्यू में ज्यादा क्यों ऐड कर रहे हो सर? देखो, कॉस्ट कब निकाली थी? 3 साल पहले, तो उस दिन का प्रेजेंट वैल्यू ऐड किया था। फेयर वैल्यू आज की है 31 मार्च 14। अगर आप डीकमीशनिंग की आज की निकालोगे ना प्रेजेंट वैल्यू, तो ये जवाब आएगा। तुम समझते? तो ये मत बोलना सर वहां 10,000 था, यहाँ 11,600 कैसे? अरे भाई दिन अलग है ना, कॉस्ट किसी और दिन पे निकालिए, फेयर वैल्यू किसी और दिन की है, तो जिस दिन की फेयर वैल्यू है उस दिन का डीकमीशनिंग ऐड करोगे। ठीक है सर, तो ये कॉस्ट, ये फेयर वैल्यू, ज्यादा है फेयर वैल्यू, गेन आया, पहली बार गेन आया, ओसीआई में चला जाएगा, तो वो चला गया ओसीआई के अंदर। अब एक प्यारा सा मैंने एक्सट्रैक्ट बना के दे दिया कि ये गेन वगैरह बुक करने के बाद मेरा पीपी दिख रहा है इतने पे, मेरा क्योंकि गेन आया तो गेन में दिख रहा है सरप्लस इतने पे, और प्रोविजन दिख रहा है मेरा 11,600 पे। सब प्रोविजन इतना कैसे हो गया? 10,000 का प्रोविजन था, 3 साल अनवाइंडिंग किया, एग्जैक्ट बोलोगे तो 11,576, और ऐसे के हिसाब से देखो क्वेश्चन में तो 11,600। तुम समझ रहे हो? यस सर। तो ये अपना एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, दिस इज द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आता है ऑन 31 मार्च 15, मतलब कहानी एक साल आगे बढ़ गई। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग डिक्रीज्ड बाय 5,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग डिक्रीज्ड बाय 5,000, मतलब जैसा अपन एक इलस्ट्रेशन नंबर 13 किया था, वहां डीकमीशनिंग का वैल्यू बढ़ गया था, लेकिन वो आज के हिसाब से नहीं दिया हुआ था, वो 10th ईयर के हिसाब से दिया हुआ था। यहां जो भी डीकमीशनिंग गिरा है वो डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में दिया हुआ है, मतलब आज के हिसाब से दिया हुआ है, डायरेक्टली डिक्रीज का अमाउंट दिया हुआ है कि वो डिक्रीज हुआ है 5,000 से। अब इसका क्या करें? तो असेट यहां क्लियरली रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। सर कैसे मालूम पड़ा? अरे एक साल पहले तो क्या था? रीवैल्यूएशन। तो असेट या रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो ये जो भी डिक्रीज है इसको आप रीवैल्यूएशन गेन लॉस से एडजस्ट करोगे। तो डिक्रीज हो रहा है तो एंट्री क्या रहेगी? आप बोलोगे प्रोविजन गिर रहा है, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट 5,000, 2 रीवैल्यूएशन गेन आ जाएगा आपको 5,000 का। अब ये गेन कहां जाएगा? इसी एसेट पे एक साल पहले भी गेन आया था ना गेन अपने को 15,600 का, तभी भी गेन था और अभी भी गेन है, तो ये सारा का सारा गेन भी ओसीआई में आपका चला जाएगा। तो देखो मैंने यही किया हुआ, इधर देखो, मैं पहले कहानी को एक साल आगे लेकर आया, ये मेरे एक साल के बाद की कैरिंग अमाउंट और ये मेरे एक साल के बाद का डीकमीशनिंग का वैल्यू। बोलता है गिरावट हो गई, तो डीकमीशनिंग गिर गया, तो 5,000 से लेस कर दिया डीकमीशनिंग को, ये बचा मेरा डीकमीशनिंग का नया वाला वैल्यू 7,180। ठीक है, कॉस्ट मत गिराना क्योंकि कॉस्ट एडजस्ट कर ही नहीं रहे। गिरावट की एंट्री ये है, प्रोविजन टू रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, तो कॉस्ट मत छेड़ना इसको। इज दिस क्लियर? ये एक पार्ट हो गया। अगला पार्ट बोलता है इसी दिन पे वापस से करना है रीवैल्यूएशन इन ऑर्डर टू एंश्योर द कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मटेरियली फ्रॉम द फेयर वैल्यू, asset is now valued at 1,07,000 which is net of allowance for reduced decommissioning। तो वापस आपको फेयर वैल्यू दिया हुआ है, बट अगेन ये फेयर वैल्यू बिफोर डीकमीशनिंग है, तो इसमें जो लेटेस्ट डीकमीशनिंग है वो ऐड कर देना। तो 1,07,000 वॉज माई फेयर वैल्यू, इसमें डीकमीशनिंग में करूंगा ऐड, मेरे को मिलेगा प्रॉपर वाला फेयर वैल्यू। तो कैरिंग अमाउंट 123, फेयर वैल्यू इज 1,14,000, लॉस आ रहा है अभी। लॉस कहां जाएगा? इस एसेट पे पहले बहुत सारा गेन पड़ा है, तो जितना पहले गेन पड़ा है उतना लॉस आप उसे एडजस्ट करोगे। मेरे पास कितना गेन पड़ा है? 15,600 का गेन और यहाँ 5,000 का गेन, 20,000 का अप्रॉक्स गेन पड़ा है मेरे पास। लॉस तो कम ही है ना उससे, तो पूरा लॉस ओसीआई में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बस उसका एंट्री मारा और रिवाइज करेंगे अमाउंट लिख दिया। अब ये क्वेश्चन में काफी बच्चों को तकलीफ होती है। ठीक है, तो मैं रिविजन के अंदर भी रिविजन करवा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में 3 चीजें हैं। सबसे पहला, असेट खरीदा, 3 साल तक यूज करने के बाद किया फेयर वैल्यूएशन, तो पहला 3 साल के बाद का फेयर वैल्यूएशन है, गेन आया ओसीआई में चला गया। फिर 1 साल के बाद डीकमीशनिंग रिड्यूस हो गया, तो मैंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब रिड्यूस करने के बाद वापस से हुआ फेयर वैल्यूएशन, तो थर्ड फेयर वैल्यूएशन में फेयर वैल्यू निकालने के लिए फेयर वैल्यू के अंदर वापस से रिवाइज वाला डीकमीशनिंग ऐड किया। ठीक है, ये 3 चीज, पहले फेयर वैल्यूएशन, फिर डीकमीशनिंग का, फिर वापस से फेयर वैल्यूएशन, ये पार्ट है। ठीक है, तो मैं अभी आपको पूरा समराइज करके दे चुका हूँ। ठीक है, अब कहानी आपके हाथ में है, चलो आगे बढ़ जाते हैं सर। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 19, डन एंड डस्टेड। लेट्स कम ऑन टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन नंबर 25, अ वेरी गुड क्वेश्चन।
शानदार क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्या बोलता है देख लो जरा। हेवन लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2001 को परचेज किया। 2001 बोलो 2011 बोलो, बात तो एक ही है, 30 लाख में, विच इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, एट अ WDV ऑफ 17,50,000। 30 लाख में परचेज किया है, 17,50,000 पे दिख रहा है 2006 में, 5 साल यूज किया है ना। अब इस क्वेश्चन की एक खास बात है यार, असल की लाइफ नहीं दी गई है, लाइफ आपको इनडायरेक्ट वे में निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे सर? देखो, खरीदा है 30 लाख में, आज इसकी वैल्यू 17.5 हो गई, मतलब अक्रॉस अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आपने 12.5 लाख का चार्ज किया डिप्रीसिएशन, क्योंकि वैल्यू 30 लाख थी, 17.5 हो गई, तो कितना किया डिप्रीसिएशन? 12.5 का किया डिप्रीसिएशन 5 साल में। तो पहले तो आप निकालोगे पर एनम का डिप्रीसिएशन, जरा देख लो कैसे निकालता हूं मैं। सबसे पहले आप निकालोगे पर एनम का डिप्रीसिएशन, तो देखो मैंने वही निकाला है, ये देखो 12.5 डिवाइड बाय 5, तो मुझे मिला पर एनम डिप्रीसिएशन। अब टोटल असेट की वैल्यू डिवाइड बाय दी पर एनम डिप्रीसिएशन, लाइफ मिल जाएगा 12 ईयर्स का, तो 12 साल की लाइफ है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये वाला। आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है असेट को हमने किया है अपवर्ड रिवैल्यू बाय 10%, तो असेट की वैल्यू 10% से बढ़ रही है, बट कब अपवर्ड रिवैल्यू किया? 2006 में। इसमें लेजर पूछा है बाय द वे, तो लेजर कैसे बनाओगे? 5 साल तक बस असेट खरीदा है, डिप्रीसिएशन बैलेंस डिप्रीसिएशन 5 साल तक यही चलेगा। तो देखो डे 1 पे रिकॉर्ड किया डेप 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 डेप, 5 साल तक आपने चार्ज किया डिप्रीसिएशन। फिर 5 साल के बाद आपने किया अपवर्ड रिवैल्यूएशन फर्स्ट डे पे। जिस दिन आप अपवर्ड रिवैल्यू कर रहे हो उस दिन असेट की वैल्यू कितनी थी? 17,50,000। 10% से हो रहा है अपवर्ड रिवैल्यू, तो इसी का 10% लोगे तो आएगा वैल्यू 1,75,000। तो मैंने वर्किंग में भी कर रखा है कि ये मेरा गेन का अमाउंट हो जाएगा 1,75,000। ये करने के बाद आपकी एसेट की वैल्यू होगी चेंज, और इसी रिवाइज्ड वैल्यू पे आप चार्ज करोगे डिप्रीसिएशन आने वाले सालों में, ठीक है। अच्छा, ये गेन पहली बार आया ना, तो ये गेन ओसीआई में चला जाएगा, सिंपल सिंपल। कहा जाएगा गेन ओसीआई के अंदर चला जाएगा। तो देखो मैंने वही किया हुआ है, इफ यू सी, मैंने गेन बुक किया और आने वाले सालों में मैं डिप्रीसिएशन ऑल्सो चेंज, पहले 250 था, 275 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पे दोबारा आता हूं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हेवन लिमिटेड अवेल द ऑप्शन बाय इंड एस of transferring some of the surplus as the asset is used by the enterprise। ये क्या है? याद है एक्सेस डेप? बट एक्सेस डेप में होता क्या था? कुछ सरप्लस को आप रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर करते थे, या हिंट दिया हुआ है कि हमने एक ऑप्शन अवेल किया है कि हम सरप्लस को ट्रांसफर करेंगे। अब वो पूरा नहीं बताएगा कहां ट्रांसफर करूंगा, कैसे करूंगा, एक हिंट दे रहा है। और वैसे भी ऑप्शनल पूरे इंडस्ट्री में एक ही जगह था, एक ही जगह ऑप्शन था एक्सेस डेप वाले में, तो अगर वो ऑप्शन चूज करने की बात कर रहा है तो वो एक ही होगा, एक्सेस डेप, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, जब जिस साल में आप नॉर्मल से ज्यादा चार्ज करोगे डिप्रीसिएशन, उतना अमाउंट आप रीवैल्यूड सरप्लस से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देना। मैं करूंगा, टेंशन मतलब यूज करेंगे अपन इसको आगे। फिर 2008 में डाउनवर्ड रिवैल्यू किया, मतलब 2 साल तक नॉर्मल चला रिवैल्यूएशन और उसका डाउनवर्ड रिवैल्यू हो गया। तो देखो 2 साल के बाद क्या रहेगा। सबसे पहले मैंने देखो डेप चार्ज किया, फिर यहां मैंने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया, तो ये मेरी वैल्यू थी 13.75 बिफोर द डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। इस वैल्यू को 15% से आप डाउनवर्ड रिवैल्यू करोगे तो वैल्यू आई 2,06,250। अब ये कहां से एडजस्ट होएगा? तो हम क्या बोलते हैं नॉर्मली कि जितना पहले का गेन था उतना उसे ऐसे एडजस्ट करो, बाकी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसी एसेट पे मुझे पहले 1,75,000 का गेन आया था। अब आप नॉर्मली क्या बोलोगे सर, 2,06,250 में से 175 आप उसे से एडजस्ट करना, बट एक गलत हो जाएगा। क्यों? भले ही आपको 175 का गेन आया था, लेकिन सरप्लस के अंदर उतना बैलेंस बचा ही नहीं है। क्यों नहीं बचा है? बिकॉज ऑफ एक्सेस डिप्रीसिएशन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो आपने 2 साल तक ज्यादा डेप चार्ज किया। देखो एक ये वाला साल 2,75,000 चार्ज किया है, एक ये वाला साल 2,75,000 चार्ज किया है। नॉर्मली वो चार्जिंग 250, मतलब 2 साल तक आपने 25,000 ज्यादा चार्ज किया है। तो इन 2 सालों में आप ऑलरेडी सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर चुके हो, तो सरप्लस में बैलेंस सिर्फ 1,25,000 का बचा है। सबको समझाना कैसे बचा है इतना, क्योंकि 25,000 हर साल आप सरप्लस से निकालकर रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर चुके हो, तो सिर्फ 1,25,000 का बैलेंस बचा है बराबर। अब इस 1,25,000 जितना अमाउंट आप ओसे से एडजस्ट करोगे, बाकी का जो लॉस है वो पीएनएल में चला जाएगा। तो टोटल लॉस इतना था, उसमें से 125 ओसे से एडजस्ट होएगा और बाकी एडजस्ट होएगा पीएनएल के अंदर से, ठीक है। ध्यान रखना मैंने सबका डिटेल्ड वर्किंग दे रखा है बोर्ड नोट्स के अंदर, कभी भी लगे पॉज करो, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो तो वो मैंने कर दिया। अगेन ये करने के बाद आपके असेट का कैरिंग अमाउंट चेंजेस, तो आने वाले सालों में इवन द
डेप्रीसिएशन विल ऑल्सो चेंज। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, मैं रिवाइज करवा तो रहा हूं, बट अकेले जब तक खुद से लिख के नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, ठीक है। एनीवेज चलो, तो हुआ क्या, अभी क्वेश्चन वापस से पढ़ते। डाउनवर्ड रिवैल्यू भी कर दिया। उसके बाद बोलता है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ना मशीन वॉज सोल्ड, बेच दिया। तो कैसे करना है, सिंपल है। अब तो पहले तो आपकी डाउनवर्ड रिवैल्यू के बाद ये वैल्यू बची थी, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के बाद कहाँ गई, ये वैल्यू बची थी, इसको आपने डेप्रिशिएट किया रहेगा। 1 साल डेप्रिशिएट किया, फिर एक और साल डेप्रिशिएट किया, ये बची कैरिंग अमाउंट। बेचा 935 में, गेन हो गया, गेन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो हमने देखो ऐसे ही किया हुआ है, डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था, 1 साल डेप किया, नेक्स्ट डेप चार्ज किया और फिर बेच दिया, बेचने पे हो गया गेन, ऐसा, ठीक है। तो वेरी गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 लाइन का क्वेश्चन, देखो कितना 7-8 लाइन का ही है, लेकिन इतना कुछ है इसके अंदर कि मजा आ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज करके जरूर जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 25 इज डन एंड डस्टेड। उसके बाद आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2। अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, प्लीज हैव अ लुक हियर। क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है हम मैन्युफैक्चर कर रहे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स वगैरह। अब क्या क्या देख लो, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल्स, लिस्ट प्राइस 12.5, 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद की वैल्यू लेंगे, मतलब हम ये 10,000 की वैल्यू ले लेंगे। फिर है रिकवरेबल जीएसटी, ओ हो रिकवरेबल है, कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे सर। इंप्लॉयमेंट कॉस्ट 3 महीने का दिया हुआ है। एक स्पॉइलर देता हूं, नीचे पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कंस्ट्रक्शन से 2 महीने चला है, तो भले ये 3 महीने का कॉस्ट है, हम सिर्फ 2 महीने का कैपिटलाइज करेंगे। तो देखो मैंने करता हुआ चला हूं, वैसे दिखाना तो दिखा देता हूं आपको, इधर आ जाओ। बेसिक मटेरियल रिकवरेबल टैक्स कंसिडर नहीं किया, इंप्लॉयमेंट कॉस्ट से 2 महीने का लिया है। उसके बाद बोलता है ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन 900 है, बट इसमें कैच है, नीचे बोलता है 900 में से 300 इज एबनॉर्मल ओवरहेड्स। एबनॉर्मल लॉस वगैरह कंसिडर नहीं होता है, तो आप सिर्फ 600 कैपिटलाइज करोगे। कर दिया सर कैपिटलाइज। आगे फिर है पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, प्रोफेशनल फीस है, कैपिटलाइज होएगा। फिर है रिस्टोरेशन डिसमेंटलिंग, प्रेजेंट वैल्यू पे कैपिटलाइज करना, नीचे फैक्टर दे रखा है इसका, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे मैंने कैपिटलाइज कर दिया। अब ये बनने में 2 महीने लगे थे ना, इसका मतलब ये रेडी हुआ था 31 मई को, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है लाइफ 8 साल है, ठीक है, बट 4 साल के बाद इसका मेजर ओवरहॉल या इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। उसका अमाउंट है 3000, ठीक है। एक्चुअली सब रुपीज इन थाउजेंड्स दे रखा है, तो 3 मिलियन को अगर मैं उसमें कन्वर्ट करूंगा तो 3000 आएगा। तो टोटल में से 4 साल के बाद इंस्पेक्शन करना है, वो सब छोड़ो। मैंने क्या सिखाया था, इंस्पेक्शन वाले केस में देयर इज अ इनहेरेंट प्रिजम्पशन कि टोटल खर्चे में इंस्पेक्शन का अमाउंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो अमाउंट आया था 31 मई को 13,260। ये डे की तरह इंस्पेक्शन ऐड मत कर देना इसके अंदर, इसमें इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड बराबर। तो इसको अप्लाई करना कंपोनेंट अकाउंटिंग। 3,000 रहेगा आपका इंस्पेक्शन, बाकी आपका रहेगा बाकी का एयरक्राफ्ट। इंस्पेक्शन का लाइफ 4 साल, एयरक्राफ्ट का लाइफ 8 साल। अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करना। अब पूरे साल का मत निकालना डेप्रिसिएशन, मई में रेडी हुआ था तो 10 महीने का आएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। चलो पूछता क्या है, इनको चाहिए एनालाइज द अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्शन लाइन बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में। मस्त एक्सट्रैक्ट बना के देके आने का। अब एक्सट्रैक्ट में क्या आएगा, कब का एक्सट्रैक्ट मांगा है, 31 मार्च 20 का। तो ईयर के एंड पे आपके जो भी असेट की वैल्यू है, एक तो वो दिख जाएगी। सेकंड ईयर के एंड पे डीकमिशनिंग पे दिखाना पड़ेगा, लायबिलिटी की तरफ प्रोविजन है। प्रोविजन वाज 1360 इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, बट वो तो 31 मई का था। इसमें भी 10 महीने का अनवाइंडिंग करना। 10 महीने का अनवाइंडिंग मतलब 10 महीने का इंटरेस्ट ऐड बैक कर देना। तो वो करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा डीकमिशनिंग का आज का, ठीक है। तो जब एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो असेट का वैल्यू ईयर के एंड का लेना, डीकमिशनिंग ईयर के एंड का लेना। बैलेंस शीट में ये 2 आइटम आ जाएंगे आपके। प्रॉफिट एंड लॉस में एक आएगा डेप्रिसिएशन, एक आएगा अनवाइंडिंग। जो अनवाइंडिंग है ना, अनवाइंडिंग आपने डीकमिशनिंग पे, वो भी तो आएगा ना प्रॉफिट लॉस में। 2 इफेक्ट, एक इंटरेस्ट और एक प्रोविजन। प्रोविजन तो बढ़ा दिया, इंटरेस्ट भी तो बुक करोगे ना यार, इंटरेस्ट। बाकी याद है 1 महीने का एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और एबनॉर्मल लॉस, वो भी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। आईसीआई ये 2 चीज नहीं दिखाता है, बट एक्चुअली आना चाहिए था। क्लियर, अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसी को आईसीआई ने ना वो केस बेस्ड एमसीक्यू में कन्वर्ट करके इस पे एमसीक्यूज बना रखे हैं। तो अगर इसको क्वेश्चन आपको आता है तो एमसीक्यूज भी आपसे बन जाएंगे, इजी है, ध्यान रखना। क्लियर, यस। क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन जस्ट रिफर, वेरी सिमिलर, बहुत इजी क्वेश्चन है, अनवाइंडिंग के ऊपर है, देख लोगे तो हो जाएगा, देख जरूर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका समराइज वे में देने का ट्राई करता हूं, सुनना क्या बोलता है। इधर फैक्ट्री के बदले फैक्ट्री एक्सचेंज हो रही है, दोनों सेम विसिनिटी का है, सेम विसिनिटी सेम लोकेलिटी का। तो इसमें एक प्रिजम्पशन है। क्या प्रिजम्पशन है, अब फैक्ट्री एक्सचेंज कर रहे हो, सेम लोकेलिटी का है, सेम लोकेलिटी का है, लोकेलिटी का नहीं, लोकेलिटी का है। तो इसमें वो बोलता है कि ट्रांजैक्शन लैक्स
कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो यहां जो भी होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप पे होगा, मतलब प्रॉफिट नहीं आना चाहिए। अब इधर एक थोड़ा सा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो एसेट आ रहा है आपको सिर्फ वेयर हाउस नहीं मिल रहा है, सिर्फ फैक्ट्री नहीं मिल रही है, फैक्ट्री के साथ कैश भी मिल रहा है। और एक एसेट जा रहा है, जाने में आप कैश नहीं दे रहे हो, जाने में सिर्फ वेयर हाउस जा रहा है, बट आने में वेयर हाउस भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है। अब कैश गिवन अप है या रिसीव्ड है? हाँ, कैश रिसीव्ड है। तो कैसे करें? सुनना, जो आपने एसेट दिया है उसकी वैल्यू 1 लाख है, ठीक है? तो भार किया, जो एसेट दिया उसको 1 लाख पे भार कर दिया। अब जितने भी एसेट आए वो सब मिला के 1 लाख पे रिकॉर्ड होना चाहिए। वापस से, जितना भी एसेट आया है वो सब मिला के 1 लाख पे रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब अब वो 1 लाख को बांटे कैसे? तो कैश 5,000 रुपीज आए, ये तो पता ही था अपने को, तो कैश लिखो 5,000, बाकी का अमाउंट वेयर हाउस जो आया है उसमें ट्रांसफर कर देना। वापस से बता रहा हूं, जो वेयर हाउस गया है उसका कैरिंग अमाउंट 1 लाख था, तो उसको 1 लाख पे बाहर कर देना। अब जो जितना भी आया, 1 2 3 आइटम जो भी आया, सब मिला के 1 लाख पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो कैश उसमें से 5,000 था, तो सिर्फ बाकी का जो आया वेयर हाउस है वो 95 पे रिकॉर्ड होएगा। मान लो ये कैश नहीं होता तो फिर 1 लाख पे रिकॉर्ड होता। तुम समझ रहे हो क्या? ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट रीड वंस। JR मतलब जस्ट रीड वंस, एक बार रीड, मैं जो बोल रहा हूं करना वैसे। हाँ, आप मेरी बात मानोगे, ऐसे आपकी बात मानेगा। आप मेरी बात नहीं मानोगे फिर वो किसी की बात भी नहीं मानेगा, ध्यान रखना। तो जब मैं बोल रहा हूं कोई रिफर करना तो कर लेना, जब मैं बोल रहा हूं जितने भी करवा रहा हूं अच्छे से उसको लिख के करना प्रैक्टिस बराबर से, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ एक कंसेप्ट ध्यान रखना। अगर आपने कोई पीपी बनाने के लिए कोई दूसरा पीपी यूज किया है, मान लो आपने पीपी ए बनाने के लिए पीपी बी यूज किया है, तो उस केस में जो दूसरा पीपी यूज किया है ना, उसका डेप्रीसिएशन यू कैन कैपिटलाइज। देखो यहां बोला भी है, इफ एनी पीपी लेट्स से पीपी ए इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी बी, तो उस केस में जो पीपी ए का डेप्रीसिएशन है वो पीपी बी में कैपिटलाइज आप कर सकते हो। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना बस, बाकी सिंपल है। बाकी तो जितना भी खर्चा दिया सब कैपिटलाइज करना और कुछ नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसमें बच्चे एक और चीज पूछते हैं, जब आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना तो इसमें एक चीज बोली है कि हमने ये पीपी बनाने के लिए लोन लिया बैंक से और 5,000 हमने वो इंटरेस्ट या प्रोसेसिंग फीस बैंक को भरा है, तो ये 5,000 कैपिटलाइज क्यों नहीं किया? अरे ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है ना यार। इंडेस 23 बोलता है इंटरेस्ट या जो भी प्रोसेसिंग फीस है वो कैपिटलाइज तब करने का जब ये क्वालिफाइंग असेट है, ये क्वालिफाइंग असेट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 तक कुछ है नहीं। 8, अ वेरी गुड क्वेश्चन। 8 प्लीज ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। दिस इज वेरी सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 12, बट दिस इज इवन मोर डिटेल्ड। वन क्वेश्चन विच विल कवर अ लॉट ऑफ कंसेप्ट, तो प्लीज ध्यान से सुनना। दिक्कत लगे तो इसको 2-3 बार सुन लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है? रिवाइज करा रहा हूं इसको, ध्यान से सुनना क्या बोलता है। फर्स्ट में लैंड परचेज किया 42 lakhs का, ठीक है सर। अब बोलता है द लैंड परचेस्ड हैड अ ओल्ड टेम्पररी स्ट्रक्चर विच वॉज टू बी डेमोलिश्ड। लैंड के ऊपर ऑलरेडी स्ट्रक्चर था, तो उस लैंड पे नया कुछ बनाने के लिए पुराने वाले को डेमोलिश करना पड़ेगा। तो जो पुराने वाले को डेमोलिश करने का खर्चा है वो लैंड में ऐड करे कि बिल्डिंग में ऐड करे? वो लैंड में ऐड करना, बिल्डिंग में नहीं, ध्यान रखना बराबर। तो इधर देखो ऐसे ही किया हुआ है, मैं सोल्यूशन खोल कर रखता हूं आपके सामने। किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा देखो। तो परचेज ऑफ लैंड 42 lakhs पहले तो वो आ गया। अब जब खर्चा आएगा तो बताता हूँ आगे। वो बोलता है कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हुआ 1 जून को, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल फीस फॉर परचेज ऑफ लैंड, लीगल फीस बिल्डिंग ने लैंड के लिए भरा है तो ये लैंड में ऐड करना। तो देखो मैंने लीगल फीस ऐड किया लैंड के अंदर, तो जो हुआ उसकी टिकी लगा देंगे अपन, ठीक है? उसके बाद क्या बोलता है? आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट फी। अब ये बोला कि किसके लिए इंकर किया है? नहीं, तो जब नहीं पता तो बिल्डिंग में ऐड करना। क्लियरली लैंड बोला रहेगा तो लैंड में ऐड करना, वरना बिल्डिंग में ऐड करना। तो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट फीस 2.7 lakhs वो बिल्डिंग में ऐड होगा, वो मैंने नीचे बिल्डिंग में ऐड किया हुआ है, ठीक है? बिल्डिंग में ऐड हो गया। आगे फिर आएगा कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द परचेज लैंड। लैंड पे जो पुराना बिल्डिंग डेमोलिश करना है उसका जो खर्चा है वो लैंड में कैपिटलाइज करना। तो ये 1,35,000 लैंड में आप कैपिटलाइज कर दोगे, लेकिन ये डेमोलिश करने के बाद जो स्क्रैप जनरेट हुआ डेमोलिशन का उसको बेच के 35,000 रुपीज भी आ गया, बराबर है। डेमोलिश किया 1,35,000 खर्चा हुआ, बट डेमोलिश को भंगार में बेचा और 35,000 रुपीज भी आ गया, तो नेट 1 लाख का खर्चा हुआ, तो 1 लाख ही कैपिटलाइज करेंगे। तो देखो मैंने ऐसे ही किया हुआ है। लैंड में मैंने नेट कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग डेमोलिशिंग कैपिटलाइज कर लिया, कितना आया 44.5। तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड हो गई, लैंड खत्म हो गया मेरा इधर, ठीक है? ध्यान रखना। सर लैंड बिल्डिंग अलग अलग क्यों निकाल लो? अरे कॉम्पोनेंट अकाउंटिंग फॉलो करना पड़ेगा ना डार्लिंग। हाँ करना पड़ेगा सर। आगे
फिर क्या क्या था सर अपना, साइट प्रिपरेशन चार्जेस फॉर दी वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में ऐड करेंगे अपन, चलो मैं दिखा देता हूँ, साइट प्रिपरेशन बिल्डिंग में ऐड किया सर। आगे परचेज ऑफ सीमेंट एंड अदर मटेरियल्स कितना है, 15 लाख है, ब्रैकेट में कुछ बोला हुआ है, इंक्लूडिंग जीएसटी 1 लाख, जीएसटी क्रेडिट इज 50% ऑफ द पेमेंट, 1 लाख का जीएसटी भरा है। अब जीएसटी को खर्चे में ऐड करेगी नहीं करे, तो अगर रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करने का, नॉन रिफंडेबल है तो ऐड करने का। बोलता है 50% का आपको मिलेगा क्रेडिट, मतलब 50% का जीएसटी आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। अब ये 1 लाख इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इस 1 लाख में से मैं बोलूं 50,000, 50% इज रिफंडेबल, उसको बाहर करना पड़ेगा आपको। तो परचेज ऑफ मटेरियल जो भी अमाउंट है उसमें से देखो मैंने 50,000 बाहर कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना। आगे इंप्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मैं बता दूं ये 10 महीने का दे रखा है आपको, ठीक है, वो नीचे बोला हुआ है कि इंप्लॉयमेंट कॉस्ट 10 महीने का दे रखा है, बट काम सिर्फ 9 महीने चला है। कैसे मालूम पड़ा, जब पढ़ोगे समझेगा। काम शुरू हुआ जून में और खत्म हो गया फेब में, शुरू हुआ जून में खत्म हुआ फेब में, तो 9 महीने ही काम चला है। तो भले ये 10 महीने का दे रखा है बट आप 9 महीने का कैपिटलाइज कर सकते हो। बेसिकली दिस इज द मर्जर ऑफ मेनी क्वेश्चन विच वी डिड अबव, ठीक है, ध्यान रखना। तो 9 महीने का आप कैपिटलाइज कर दोगे, तो 9 महीने का मैंने इंप्लॉयमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं सर। फिर बोलता है इनकम रिसीव फ्रॉम कार पार्किंग, कार पार्किंग की इनकम जाती है प्रॉफिट लॉस में, छोड़ दो उसको। अच्छा ऊपर 2 चीज मिस हो गई, जनरल ओवरहेड्स पीरियड में जाएगा, ओवरहेड्स इनका डायरेक्टली डायरेक्ट ओवरहेड्स, डायरेक्ट ओवरहेड जाएगा, 9 महीने का कैपिटलाइज होएगा सर। तो डायरेक्ट ओवरहेड्स किधर है मेरा, कैपिटलाइज कर दिया 9 महीने का। यहां तक सब लोग क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस जरूर करना, मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ओके। चलो आगे, पहला वाला पॉइंट ऑलरेडी हो चुका था, वो स्क्रैप जनरेट हुआ जो अपन ने डेमोलिश किया, वो वाला वो कंसिडर कर चुके अपन। अभी आता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इस पॉइंट के लिए करवा रहा हूं, जस्ट रिमेंबर दिस। मटेरियल कॉस्टिंग 40,000 वॉज वेस्टेड, अब नॉर्मल खर्चे कभी भी कैपिटलाइज नहीं करने, तो जब 15 लाख का मटेरियल था उसमें ये 40 भी बाहर करना पड़ेगा, तो 15 में से मैंने 40 क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। आगे अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड फर्दर 120 वॉज स्पेंट टू रेक्टिफाई द रॉन्ग डिजाइन वर्क। अब इस 120 को लेकर आईसीआई ने 2 सोल्यूशन दे रखे हैं, एक्चुअली इसको लेकर एम्बिग्विटी थी, तो आईसीआई ने भी जब सजेशन निकाला 2 सोल्यूशन निकाले। पहला सोल्यूशन में उन्होंने क्या बोला है कि हम अज्यूम करते दैट दिस 120 वॉज इंक्लूडेड इन 15 लाख। अगर आप ये अज्यूम करते हो तो जैसे आपने 40,000 को माइनस किया वैसे 1.2 लाख को भी माइनस कर देना, तो बचेगा कितना, 12.9 ही बचेगा। कैसे बचा सर, 15 लाख का मटेरियल, उसमें से रिफंडेबल जीएसटी लेस किया, एबनॉर्मल मटेरियल लेस किया, 40 डिजाइन लेस किया, 12.9 बचेगा। लेकिन कभी कभी बोल सकता है सर मटेरियल में डिजाइन का खर्चा कहां से आया सर, तो कोई बोलेगा कि सर हम अज्यूम करते हैं दैट दिस 120 वाज नॉट इंक्लूडेड इन 15 lakhs। अगर आपने ये अजम्पशन लिया है तो आप सीधा इसको इग्नोर करोगे, इसको कहीं से लेस करने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप ये मानते हो कि ये 1,20,000 वाज नॉट इंक्लूडेड इन 15 lakhs, तो अलग से लेस करने का जरूरत नहीं है, सीधा इग्नोर कर देना, इसको कुछ मत करना उसका। क्लियर, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर वो अजम्पशन है तो फिर आपका 12.9 के बदले 14.1 आंसर आएगा। कैसे भी करो चलेगा, बस जो भी फॉलो करोगे नोट लिख कर आना उसका, ठीक है। चलो उसके अलावा और क्या है, बाकी क्वेश्चन में सिंपल चीज है। वो बोलता है कि इसमें भी कंपोनेंट अकाउंटिंग फॉलो करना है कि जितना भी बिल्डिंग है उसका 25% रूफ होगा, वो अपन ने सेम इलस्ट्रेशन नंबर 12 में किया था। फिर डीकमिशनिंग का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी अपन कैपिटलाइज करेंगे, वो हमने कैपिटलाइज कर दिया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ वापस से बोरिंग कॉस्ट की बातें हैं कि हमने ये कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था, तो जो लोन का इंटरेस्ट है 9 महीने का कैपिटलाइज कर देना, और कुछ टेम्पररी इनकम है तो जो भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे उसमें से ये इनकम माइनस करने के बाद नेट इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना, ठीक है। जैसे मैंने 9 महीने का निकाला इंटरेस्ट, उसमें से ये इनकम माइनस करूंगा, जो नेट बोरिंग कॉस्ट है वही कैपिटलाइज करूंगा। वापस बता दूं बोरिंग कॉस्ट वाला पॉइंट तब समझेगा जब इंडेक्स 23 पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। आगे सर फिर बोलता है अपने को चाहिए क्या क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस, तो वेयर हाउस का कॉस्ट बता देना। डेप्रिसिएशन चार्ज, तो यहां असेट रेडी हुआ है फेब में, तो 1 महीने का आएगा डेप्रिसिएशन। लैंड पे नो डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की लाइफ जितनी भी है, बिल्डिंग की लाइफ कितनी है भाई, बिल्डिंग की लाइफ इज दिया हुआ का बिल्डिंग का लाइफ, ओवरऑल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग वाज 25 ईयर्स, तो बिल्डिंग पे निकालोगे 1 महीने का डेप्रिसिएशन एज पर 25 ईयर्स, और रूफ का लाइफ इज 15 ईयर्स, तो उसमें भी निकालोगे 1 महीने का डेप एज पर 15 ईयर्स, वो आप कर लोगे। इट इज सेम लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो आपने सीखा था। और फिर कैरिंग वैल्यू मांगा है वेयर हाउस का। 8 मार्क का क्वेश्चन है, मुझे लगता है 8 नहीं 80 मार्क का होना चाहिए था, इतना कुछ पूछ लिया इसके अंदर, बट एनीवेज ठीक है। चलो तो ये था अपना क्वेश्चन, बढ़िया मजा आ गया अपने को।
क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, इंस्पेक्शन को लेकर है। मैंने सिखाया था ना टोटल खर्चे में मान के चलने का, इंस्पेक्शन वाला खर्चा इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। इसमें कुछ नहीं पूछा है डेप्रीसिएशन 5 साल का कितना रहेगा। चलो मैं दिखाई देता हूं आपको कैसे करना है इसको। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, 40 CR का टोटल वैल्यू है, उसमें से इंस्पेक्शन 10 करोड़ रुपए का है, तो इंस्पेक्शन हो गया 10 CR, शिप होगा 30 CR। इंस्पेक्शन का लाइफ 5 साल, शिप का लाइफ 20 ईयर्स। 5 साल का मांगा है डेप्रीसिएशन, तो अगर 5 साल का मांगा है डेप्रीसिएशन तो इंस्पेक्शन तो पूरा हो जाएगा डेप्रीशिएट, और शिप होएगा 5 ईयर्स के लिए डेप्रीशिएट। तो टोटल हो गया 10 + 7.5 17.5 हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पूछा है कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, तो इंस्पेक्शन तो कैरिंग अमाउंट कुछ नहीं बचेगा, शिप का बचेगा 22.5। तो इतना सिंपल सोल्यूशन था ये, खत्म। क्लियर? यस। So this is it. This completes your revision of Ind AS 16 PPE. I hope guys आपको ये पसंद आया रहेगा। मैं रिवीजन एंड करूं उसके पहले मुझे आपके 2 मिनट चाहिए, सिर्फ कुछ बात करना चाहूंगा। बट उसके पहले एक प्रथा होती है, जब भी अपन रिवीजन एंड करते हैं तो हम प्यार से, मोहब्बत से, एकदम क्यूटी क्यूटी तरीके से बोलते हैं, एक के है भाई साहब। ये क्या है सर? देखो एक के, तुम्हारा भाई ने इतना अच्छा रिवीजन कराया है तो एक के है भाई साहब, है ना? तो एक के भाई साहब, आकाश का सुनापन। हाँ सर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सरका दिया अपन इसको, बोला सरक इधर। Ind AS 16 खत्म हो गया कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपने रिवीजन यहां तक देखा है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना कैसा लगा, क्योंकि आपके लिए छोटा कमेंट रहेगा, मेरे लिए इट विल बी अ मोटिवेशन फैक्टर टू अपलोड मोर सच रिविजन्स। ठीक है, सिंपल। उसके अलावा आई होप द स्पीड वाज प्रॉपर। आई होप आपने कितने भी पहले देखा हो आपको रिकॉल हुआ। जस्ट गिव मी योर फीडबैक कैसा लगा आपको। ठीक है, उसके अलावा ये बोर्ड नोट्स वगैरह है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेंशन मत लेना, वो ज्वाइन कर लेना। कुछ भी अपडेट रहेगा मैं वहां बताता हूँ। ठीक है, तुमको जरूरत लगती है तो ज्वाइन करो, लेकिन फिर कुछ मिस होगा तो बोल मत देना मेरे को, क्योंकि जो भी रहता है ना, अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट वैसे है नहीं एफआर में, बट जो भी है, कुछ आरटीपी आया, एमटीपी आया, मुझे कुछ मैंने वीडियो अपलोड किया, रिवीजन अपलोड किया, मैं वहाँ इन्फॉर्म करता हूँ, टाइम पास नहीं करता वहाँ में। ठीक है, तो जरूरत लगे तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगा, देखो यार, आपका अटेम्प्ट जब भी हो, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, 9 महीने में हो, 2 महीने में हो, कभी भी हो, मेहनत जरूर करना। मेहनत के बिना आदमी कहीं नहीं पहुंचा है। तुम शॉर्टकट ढूंढोगे ना लाइफ में कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ कि बिना मेहनत के पास हो जाऊँ, सीए वैसा कोर्स है ही नहीं। CA is not difficult, CA is humongous, it is lengthy and it requires constant hard work and you have to put in that hard work. देखो कैसा होता है, अपने पास 100 रीज़न है नहीं करने के मेहनत, आप 100 रीज़न दे दोगे कि सर मेरा आज ये हो गया ज़िंदगी में, आज मेरा वो हो गया ज़िंदगी में, आज मेरा पढ़ाई नहीं हुआ सर। मैं एक आपको सिंपल सी बात बोलता हूँ, ICAI के सोल्यूशन वाला जब पेपर लिखते हैं अपन, उसमें कोई ब्लैंक का बॉक्स नहीं है कि आप अपने रीजन में लिख देना कि आप अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाए पेपर, या आपके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे। ऐसा ऑप्शन है क्या ICAI में कि चलो आप अपना है ना रीजन दे देना, मेरा बाबू बेचारा पढ़ नहीं पाया होगा ना भाई, उसके पास देयर इज नो प्लेस फॉर रीजंस। सो द वन हु हैज टू पास विल स्टडी नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन, और जिसको नहीं पढ़ना है उसके पास वो 100 बहाने हैं भाई। देखो सबके लाइफ में तकलीफें आते रहती है अलग अलग तरीके की, कोई बीमार खुद पड़ जाएगा, किसी के घर में कोई दूसरा बीमार पड़ जाएगा, किसी के घर पे डिस्टर्बेंस रहेगा, जो भी रहेगा वो तुम्हारा, जो भी डिस्टर्बेंस है वो तुमको डील करना है, उसके लिए नो वन एल्स विल हेल्प यू, बट आपको ये सबसे डील करके मेहनत करनी ही है। ठीक है, और उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, वो आप ही को करना है, और आप वो कर सकते हो। यू हैव द पोटेंशियल है, तभी तो आप शिद्दत से मेरा लेक्चर बैठ के यहाँ तक पहुँचे हो ना, वरना आप भी बीच में 5-10 मिनट सुन के बंद करके निकल जाते। अगर आप यहाँ तक मेरे को सुन रहे हो, मतलब आप चाहते हो ना पास होना, तो अगर पास होना चाहते हो तो एक ही बार में अच्छे से करना मेहनत। ये नहीं कि 6 महीने में आधी मेहनत की, रिजल्ट फिर अनसक्सेसफुल आया, फिर वापस सोच रहे कोई फास्ट ट्रैक ले ले, फिर किसी का रिवीजन देख ले, फिर आकाश सर के लेक्चर देख ले। मैं चाहता ही नहीं हूँ आप मेरे ये रिवीजन अगले टाइम में देखो, मैं चाहता हूँ अभी सर टाइम में देखो, एग्जाम दो, पास हो जाओ और भूल जाओ मेरे को। ऐसा बोलना चाहिए, आकाश सर आपकी शक्ल देखनी नहीं हमको दोबारा। मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरी शक्ल दोबारा देखो ही ना, मेरे को नहीं पसंद आप मेरे को हर अटेम्प्ट में आके रिवीजन देख रहे हो, नहीं चाहिए मुझे आपके नहीं चाहिए व्यूज। आप प्लीज पास हो जाओ और एक बार में ट्रिपल मेहनत करो। हर अटेम्प्ट में 4-4 घंटा हर दिन पढ़ रहे, उससे अच्छा एक अटेम्प्ट पकड़ो, 8-10 घंटा पढ़ो, पास हो जाओ और चले जाओ, निकल जाओ इस कोर्स से बाहर। ठीक है, तो प्लीज मेहनत करना। आई रियली होप आप मेहनत करोगे। ठीक है, चलो
अच्छा, एक और चीज किसी ने बोला है सर, क्वेश्चन देखो, आपको अगर मेरी किताबें चाहिए तो इट इज अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com। मेरी किताब, मेरे लेक्चर सब वहाँ अवेलेबल है bbvirtuals.com। तो अगर आपने पहले क्लासेस कर रखी है, किताब नया चाहिए तो आप वहाँ जाके ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा किसी के पास पुराने एडिशंस भी होते हैं, किसी के पास एडिशन 6 होगा, एडिशन 7 होगा, तो जो भी चेंजेस है मैं ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। तो नया किताब जबरदस्ती का मत खरीदना भाई, ज्यादा पैसे है तो मेरे को ऐसे दे दो, ठीक है। तो अगर एडिशन 6 या 7 है तो नया मत खरीदो, मैंने एडिशन डाल रखा है, जो 6 से 7 में चेंज आया, 7 से 8 में चेंज आया, ऐसा जो भी आगे आगे आता रहेगा चेंज डाल चुका हूं मैं। हाँ, एकदम ही पुराना है, 4 साल से दे रहे अटेम्प्ट, एकदम ही पुरानी किताब है, तो फिर नया क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट खरीद लेना, ठीक है। चलो, सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, और आई होप आपको मजा आया रिवीजन में, ठीक है। ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया रिवीजन डालता रहूंगा आपके लिए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं मैं अपडेट करता हुआ चलूंगा, जो भी लेटेस्ट रिवीजन लेता हुआ चलूंगा, ठीक है। चलो, सो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड गाइस, ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।